49 सीटें अभी चल रही हैं। पश्चिम बंगाल में जो नॉर्दर्न पार्ट है पूरा भगवा में हो चुका है, फुल भगवा में हो चुका है, लेकिन उसके अलावा नीचे का पार्ट भी भगवा भगवा ही दिखाई दे रहा है। ये पूरा सूरत हाल पश्चिम बंगाल का है और ये यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि इससे ये तस्वीर कैसी बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये तस्वीरें अगर देखें तो। और इसीलिए महत्वपूर्ण है ये चुनाव, महत्वपूर्ण है यहाँ पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ की परिस्थितियों को अगर यहाँ से देखने समझने की कोशिश की जाए तो इसको आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल के अलावा दूसरे राज्यों का सूरत हाल आप तक हम रख चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब हमारे साथ बने हुए हैं, प्रोफेसर उज्ज्वल चौधरी साहब हमारे साथ हैं, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ कोलकाता से ही प्रफुल्ल जी जुड़े हुए हैं, प्रफुल्ल कोलखियान जी आपका स्वागत है। स्वागत करता हूं प्रशांत जी आपका और स्वागत करता हूं अमलेंदु जी आपका इस चर्चा में। और भी कुछ साथी जुड़ेंगे, उन सबका भी स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो इस चर्चा में बन चुके हैं, जुड़ चुके हैं दिन भर पिछले 13 साढ़े 13 घंटे से लगातार लाइव आप देख रहे हैं। और हम लोगों के बगल में ऊपर के विंडो में आप देखिए ANI के फुटेज और यहां पर कुर्सियां तोड़ी फेंकी हुई हैं। अब ये काम जो है ये बीजेपी के गुंडे कर रहे हैं। अभी तक तो TMC के गुंडे कर रहे थे। गुंडा वर्ड कोटेड है और उन्हीं के शब्दों से, उन्हीं के सेंटेंसेस से उधार लेकर आप लोगों के बीच रख रहा हूं, क्योंकि वही कहते रहे कि इनके गुंडे उनके गुंडे, लेकिन चल क्या रहा है ये महत्वपूर्ण। आएंगे उस पे भी कि आखिर यहां से जो 2 लकीरें खींचने की कोशिश में कर रहा था, एक जो सिंपल इस पर पूरा का पूरा उस पर चर्चा की जाए और दूसरा यहां पे महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या यहां से 2029 की तस्वीर दिखाई देती है। और तीसरी बात यहां पर महत्वपूर्ण होती है कि आखिर ऐसे नतीजे आए तो क्यों आए, इस पे भी शुरुआत करते जल्दी से। प्रोफेसर उज्ज्वल चौधरी साहब आपके पास ही सबसे पहले आना चाहता हूं। इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील शुक्ला जी भी। सुनील जी आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। चौधरी साहब जरा आपसे समझूं, ये नतीजे आपको पच रहे हैं, ये नतीजे आपको लग रहे हैं कि ऐसे ही आने चाहिए थे? एक विश्लेषक होने के नाते हम लोग कल भी बात कर रहे थे, आज जब 50% इसमें नतीजे आ चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, जीत और हार में तब्दील हो चुका है, तब पहली बात है ये अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए इस तरह का रिजल्ट। अगर माइनर डिफरेंस होता 2 पार्टी में तो भी समझी जाती, इतना बड़ा डिफरेंस एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं इसको 2 एंगल से देखूंगा। एक, हराया गया है, 2 हारी है, मतलब TMC हारी है और दूसरा हराई गई है। सो हराई गई है अगर बात को लें तो इस वक्त हम इस पॉइंट को बताएं कि अभी भी 20 लाख से कम वोटों का अंतर है। पोल्ड वोट्स TMC और भाजपा में 19 से 21 के बीच में आसपास है। अभी भी ये बढ़ेगा, जरूर खत्म होते तक बढ़ेगा, लेकिन अभी भी ये है। इसके सामने मैं बता दूं 92 लाख वोट्स काटे गए हैं। 92 में वाकई बहुत सारे जेन्युइन है, जैसे मेरे पेरेंट्स के नाम थे वो काटे गए, दोनों जिंदा नहीं है। तो इस तरह के बहुत लोगों के जिनके डेथ हो गए, माइग्रेशन में बाहर चले गए, पर्याय श्रमिक हो गए, या डुअल 2 जगह में नाम है, ऐसे बहुत लोगों का जेन्युइन था। लेकिन कटने के बाद करीबन 40 लाख के जैसे लोगों ने अपील की। उस 40 लाख में करीबन 13 लाख को सेकेंड राउंड के हियरिंग में कैंसिल कर दिया गया और 27 लाख को बोला गया कि आप लोग ना क्लियर है ना रिजेक्टेड है। मतलब इस तरह का कभी सुना ही नहीं है हमने कभी कि वोट इलेक्शन हो रहा है और 27 लाख वोटर ना इधर के हैं ना उधर के हैं। सो इस तरह का हुआ है। उसमें 27 लाख में हियरिंग के नाम पे जो हुआ है केवल 1500 लोगों का हियरिंग हुआ है, जिसमें 1310-15 लोगों को क्लियर कर दिया कि हाँ आपके नाम है। यानी सैंपल साइज लिया जाए तो बहुत लोग इसमें जेन्युइन वोटर हैं। तो ये अगर बताई जाए सो जितने लोगों को कैंसिल हुआ है, जो क्लेम कर रहे हैं कि हम जेन्युइन वोटर हैं, उनका नंबर TMC और बीजेपी के डिफरेंस से ज़्यादा है, अभी तक ज़्यादा है। रात आधी रात तक क्या होगी मैं नहीं जानता। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है काउंटिंग के। बाकी तो इलेक्शन टाइम में जो हुआ पूरे राज्य को एक मतलब मिलिट्री रूल की तरह से बनाया गया, वो सब मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन काउंटिंग बाकी जगहों में जिस स्पीड से चल रहा है बाकी राज्यों में,
विशेष करके तमिलनाडु जहाँ पे पॉपुलेशन सिमिलर है बंगाल जैसा, उस हिसाब से बंगाल में काफी स्लो चल रहा है। आपने खुद ही अभी भवानीपुर की बात करते हुए 12वां 13वां राउंड की बात कर रहे थे। जी 20 राउंड में शाम को अगर 7 बजे आकर आप 13वां राउंड की बात करते हैं 20 राउंड में, तो ये समझने वाली बात है। बाकी जगह में तो खत्म भी हो चुका है ऑलमोस्ट, आखिरी 2 राउंड 3 राउंड में है। सो यहाँ पे बहुत सारे 22 राउंड के भी हैं, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, थोड़ा सीट ज्यादा है। तो स्लो वोटिंग का पीछे क्या मकसद है? बीच में 3 घंटे से काउंटिंग बंद है, उसका क्या मकसद है? क्या ये मैं स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पूरा प्रोसेस स्टिंग्स ऑफ डाउट, मैंने इसमें सारे प्रोसेस में डाउट्स है। तो ये हुआ एक हराने का प्रचेष्टा। पूरे सिस्टम, इलेक्शन कमीशन से लेकर डाउन द लाइन पूरा सिस्टम इस तरह से काम किया है कि बहुत लड़ के हर काम को करना पड़ा टीएमसी को। तो ये एक बात है। दूसरा बात, टीएमसी की अपनी गलतियां, अगर उसका वक्त अभी है तो हम बात कर सकते हैं। जी टीएमसी की जेन्युइनली 3 मौ पे टिका हुआ है, महिला, मुस्लिम और मतुआ माने शेड्यूल कास्ट, यहाँ जो शेड्यूल कास्ट वोटर्स है। सो ये 3 के बड़े सपोर्ट में, बाकी अन्य बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये 3 उनका माने ऑलमोस्ट लार्ज सपोर्ट था। मुस्लिम मेजॉरिटी नाम काटे गए हैं बहुत सारे, और वैसे अगर आप बोला जाए कि आपके 9 करोड़ ऑलमोस्ट 90 लाख काटे गए, मतलब 1 करोड़ 10% के करीब वोट काटे गए, उसमें बल्क ही मुस्लिम्स है। सो एक तो मुस्लिम वोटर काटे गए हैं, दूसरा जो रह गए उसमें डिवीजन हो गया है। डिवीजन में आईएसएफ, हुमायूं कबीर की पार्टी जो पहले टीएमसी में थे, निकले गए। स्टिंग में उनको बताया गया, स्टिंग में उन्होंने खुद बताया कि हमें 1000 करोड़ बीजेपी से मिला है ममता को हराने के लिए। सो ये जो ग्रुप है, ये मतलब डिवीजन हो गया मुस्लिम का। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है महिला में एक बड़ा डिवीजन यहाँ भी हुआ है। एक मुस्लिम महिला तो वो क्वेश्चन एक निकल गया, मुस्लिम के अलावा बाकी महिलाओं में एक सेक्शन नाम काटे गए। जैसा मैं एक स्कूल चलाता हूँ, उसके एक महिला टीचर का नाम काटा गया, जन्म से वहीं पे है, हर बार इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, लेकिन इस बार नाम काटा गया। वो तो एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट हुआ, इसमें ममता की पार्टी की बहुत सारी गलतियां भी है। आप जानते हैं पिछले 1.5 साल में 4 बड़े बड़े केसेस हुए, जिनमें सबसे बड़ा निर्भया का केस है, आरजीकर का केस। इसके अलावा साउथ कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज में जो रेप हुआ है, और कई सारे 4 बड़े केसेस हुए। तो ये केसेस के माध्यम से महिलाओं में, जो बंगाल में पहले नहीं था, बंगाल महिलाओं के लिए सेफ माना जाता है कंपैरेटिवली, तो वो सेफ्टी में डेंट लगा है, वो परसेप्शन में डेंट लगा है। सो अधिकार बनाम अनुदान लक्ष्मी भंडार है, अनुदान कन्याश्री है, अनुदान रूपश्री है, उसमें एक बड़ी जनता उनके पक्ष में है। अधिकार संभ्रम की बात है, डिग्निटी की बात है, इसमें एक महिला सेक्शन निकल अलग हो गए टीएमसी से। तो इसमें महिलाओं का भी बीच में से एक टुकड़ा हो गया। लास्ट में आप मथुआ लार्ज स्केल में ममता को वोट देती थी, लेकिन सीएए लाने के बाद एक कंफ्यूजन फैलाया गया है। बहुत सारे मथुआ के नाम तो काटे गए हैं, जिनको बोला गया कि हम सीएए के माध्यम से आपको दोबारा नागरिकता दे देंगे, और जो रह गए उनके सामने ये रखा गया है, अगर हमें वोट दोगे तो सेफ रहोगे, नहीं दोगे तो आगे क्या जाने क्या हो सकता है। सो शेड्यूल कास्ट का जो पूरा एक सेक्शन, बांग्लादेश का ओरिजिन है कुछ लोगों का, एकदम पुराना बांग्लादेश का ओरिजिन तो मेरे माँ बाप के भी है, वो तो स्वाधीनता के बाद पहले समय की बात है। तो ऐसा तो बंगाल का जब डिवीजन हुआ, यहाँ से हुआ, दोनों तरफ के लोग गए। सो वो शेड्यूल कास्ट को भी बीच से एक टुकड़ा किया गया। सो ये रहा 3 उनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। चौथा पॉइंट जो कहना चाहूँगा, यहाँ पे श्रमिक में जो वर्कर्स में बहुत नॉन बंगाली हैं, और वो पहले टीएमसी को ही वोट देते थे, ऐसा प्रतीत होता है। जिस तरह का रिजल्ट हम उत्तरपारा में देख रहे हैं, हावड़ा हुगली के एरियाज में देख रहे हैं, बाली में देख रहे हैं, ऐसा अब बंगाल के जोरासाको और श्यामपुकुर और बाकी जगहों में देख रहे हैं, बड़ा बाजार। तो ऐसा लग रहा है नॉन बंगाली पॉपुलेशन इस बार शायद इकट्ठा हो गए टीएमसी के खिलाफ। और इस वक्त मैं कल एक गलत फिगर दिया था, मैं हमारे कलकत्ता के अग्रज जो है सामने, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूं। मैंने कहा था 51% नॉन बंगाली है, नहीं है, 56% बंगाली है, 44% नॉन बंगाली है। ये सेंसस का फिगर है, मैंने चेक किया, आप सही थे। सो ये जो नॉन बंगाली पॉपुलेशन 46 भी बहुत बड़ा है। 24% हावड़ा हुगली के भी नॉन बंगाली पॉपुलेशन है, हावड़ा हुगली और इधर नॉर्थ 24 परगना, मतलब बैरकपुर, श्यामनगर, जगतदल, ये सब जगह, श्याम बाजार,
श्यामनगर, सॉरी श्याम बाजार तो कलकत्ता है, श्यामनगर, इस तरह के जगह है। तो ये सारे जगहों में जिस तरह से बीजेपी जीती है और जीत रही है, सब जगह रिजल्ट फाइनल नहीं है, और बड़े बड़े दिग्गज भी इसमें गिरे हैं, इससे लगता है कि एंटायर नॉन बंगाली पॉपुलेशन यूनाइटेड हो गया। किस कारण से हुए, कैसे हुए, उसमें केवल जय श्री राम बनाम जय बांग्ला इश्यू है, क्या है, या कम्युनलिज्म है, या उनका हेट्रेड टुवर्ड्स मुस्लिम है, आई डोंट नो, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। पॉइंट इज देयर इज अ कंसोलिडेशन ऑफ non-Bengali voters 1, there is a division of Muslim voter 2, there is a division of the women voters 3, there is a division of the scheduled caste voters 4, there is some sense of Hindu consolidation in the cities, urban disenchantment में महिला संभ्रम वाला प्रश्न बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इस वक्त जितने लोग रिजल्ट जानने के बाद लिख रहे हैं बीजेपी के सपोर्ट वाले, सब लोग बोल रहे हैं अभया की आत्मा को शांति मिल रही है। इसका मतलब क्या है? अभया वाला विषय बहुत महत्वपूर्ण है, जो उस तरह से सीरियसली टीएमसी ने हैंडल नहीं किया। इन कारणों से टीएमसी की अपनी गलतियां भी है। आखिर में यह भी कहना चाहूंगा, मुझे टीएमसी का उनका, मैंने चूंकि वो बड़े पोस्ट में टीएमसी के अंदर मैं नाम नहीं लूंगा, उनका वन ऑफ द टॉप स्पोक्स पर्सन ऑफ कैलकाटा, मैं डेरेक ओब्रायन की नहीं बोल रहा हूँ, बंगाल में जो टॉप स्पोक्स पर्सन 2-3 में से है, उनमें से एक जन ने मुझे बताया, हमें ऐसा डाउट लगता है कि आईपैक ने हमारे साथ डबल गेम खेला है। आईपैक जो हमारे कंसल्टेंट थे, वो वहाँ पे भी, बिहार में भी स्वराज पार्टी बेसिकली बीजेपी को जीतने के पीछे एक छोटा सा कारण हो सकता है, ऐसा कह रहे हैं। और उनका कहना है कि यहाँ भी, क्योंकि 72 सीट्स सिटिंग एमएलएस को बैठाया गया है, 72 सिटिंग एमएलएस को बिठाकर अननोन लोगों को या फर्स्ट टाइम लोगों को खड़ा किया गया टीएमसी से, ये केवल आईपैक के कारण हुआ है, आईपैक के सजेशन पे हुआ है। इसमें भी एक प्रश्न उठ रहा है कि ये डबल गेम हुआ है क्या नहीं। तो ये रहा टीएमसी के साइड से जो गलतियां हुई। हाँ, ये बात भी मैं कहूंगा, इस बार जो आईपैक पर टोटल डिपेंडेंस था कैंडिडेचर लेकर, ये अभिषेक बनर्जी के कारण हुआ है। ममता जी की, ममता ने मान लिया उसको, तो वो जगह से भी हम समझते हैं कि शायद बहुत सारी गलतियां टीएमसी की हुई है। इतना कहते हुए भी मैं कहूंगा, अभी तक डिफरेंस केवल 2.5-3% का है, 3% का है, माने भाजपा और उसमें क्या बोलते हैं टीएमसी में, और वो अभी तक उतने उससे कम है जितने लोगों को एसआईआर के माध्यम से वोटर लिस्ट से निकाला गया है। तो मामला इतना सहज नहीं है, इतना स्ट्रेट नहीं है। धन्यवाद। जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप कह रहे हैं, सही बात है कि ये पूरा विश्लेषण एक सीधी लकीर के साथ विश्लेषण आप कर रहे थे, लेकिन इसमें आएंगे और ज़रा दूसरे ढंग से विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। ये तो तमाम उन मुद्दों पे आप आए जो मुद्दे यहाँ हावी हो सकते हैं, जिसमें आरजी कर से लेकर तमाम एंटी इनकम्बेंसी, खासकर 15 साल का कार्यकाल ममता बनर्जी का और उसके बाद, लेकिन फिर भी यहाँ दोनों के बीच वोटों का अंतर कितना कम, 3% का, और उसमें मात्र 20 लाख उससे भी कम के अंतर में, और ये एक बड़ा आंकड़ा दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पर एक रिकॉर्ड जो है वो हमेशा से बना हुआ है पिछले 30-40 साल से, कि जो विपक्षी पार्टी होती है और वो तिहाई के आंकड़े में नहीं आती, यानी 100 पार नहीं करती। एक बार मात्र हुआ है, और वो भी इमरजेंसी के समय 1977 में, लेकिन उसके अलावा कभी भी विपक्ष ने 100 के आंकड़े को पार नहीं किया है। और ये आज भी दिखाई दे रहा है टीएमसी 83 सीटों पे, ये भी मतलब दहाई के आंकड़े में है, 100 नहीं। लेकिन चलिए वहाँ आए इधर, लेकिन 200 पार बीजेपी ने 2021 में अब की बार 200 पार का नारा लगाया था, इस बार नारा नहीं लगाया, लेकिन चुपके क्या 200 पार कर लिया? ये भी एक सवाल पैदा होता है। सवाल ये पैदा होता है कि ये SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसी समय क्यों करवाया गया, ये भी सवाल पैदा होता है। सवाल ये पैदा होता है कि अभी एक ट्वीट किया है इसने, टीएमसी ने, जिसमें इलेक्शन कमीशन को कह रहा है कि टीएमसी कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने निष्पक्षता का दिखावा भी पूरी तरह से त्याग दिया है, निष्पक्षता का दिखावा भी पूरी तरह से त्याग दिया है। मतगणना प्रक्रिया में जानबूझकर देरी और उसे लंबा खींचने के बाद अब उन निर्वाचन क्षेत्रों में भी प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार कर रहा है चुनाव आयोग, जहां जीत साफ है, स्पष्ट है, जीतने के बाद भी। और वो कौन कौन सी जगह है? डायमंड हार्बर, मगराहाट पूर्वा, मगराहाट पश्चिम, फिर कुलपी, फिर राय दीघी, पत्थर प्रतिमा, बसंती, बर्धमान उत्तर और सिताई। ये जो विधानसभा क्षेत्र हैं, और यहाँ पे
प्रमाण पत्र यानी जो सर्टिफिकेट होता है जीत का, वो चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। तो ये जो है कम से कम निष्पक्षता का दिखावा कर दीजिए, वो भी नहीं है। इसको भी आपने पूरे के पूरे खत्म कर दिया है। ये बात यहां पे आ रही है। इसमें दूसरे पक्ष में आएंगे और हम लोगों के पास बहुत समय होगा आने वाले दिनों में जिस पे हम लोग बात करेंगे। राहुल गांधी और ममता बनर्जी की अभी अभी बात हुई है थोड़ी देर पहले। राहुल गांधी और उधर विजय की बात हुई है जो टीवीके के मुखिया हैं और 109 सीटें जीत कर वो पहली बड़ी पार्टी तमिलनाडु में बना रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हाथ आगे बढ़ाया है और उधर से भी हाथ आगे बढ़ा है और ये लोग मिलकर अगर सरकार बनाते हैं तो वहां सरकार बनाने के लिए 118 चाहिए और इनके पास कांग्रेस पार्टी के पास उस कुनबे में वहां 13 सीटें हैं, ऑलरेडी 12-13 सीटें हैं। तो 109 और 13 सीटें आप मिला के आप समझ सकते हैं कि यहां सरकार आराम से बन सकती है। लेकिन उसमें डीएमके बाहर से साथ दे दे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन डीएमके के जो स्टालिन साहब हैं वो खुद अपना चुनाव हार चुके हैं, ये भी बता दूं। और ये एक तथ्य है। आना चाहता हूं जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। हमारे तमाम साथियों आप सब बने हुए हैं। प्रशांत जी, हम लोग चलेंगे और भी बातें करेंगे, लेकिन क्या आपको ये जो आपके सिर के ऊपर, मेरे सिर के ऊपर, हम सबके ऊपर जो आंकड़ा है पश्चिम बंगाल टीएमसी, अब देखिए 81 हो गया, 206, 81, 206, 2, 1, 3 लगा हुआ है और पिछले 13-14 घंटे से लगातार लाइव कर रहे हैं हम लोग, लगातार लाइव। और ये आंकड़े देख लीजिए आप। आपको ये बातें, ये आंकड़े पच रहे हैं क्या? है जी। और संवैधानिक लोकतंत्र के सर के ऊपर तलवार है। और इस बात को राजीव जी अगर मैं मुद्दों में कहूँ तो पॉलिटिकल एनालिसिस के जो भी टूल्स हैं उसको डिफाई करता है। मैं महाराष्ट्र और हरियाणा की बात में आऊँगा, लेकिन यहाँ पे आप देखिए, जब हम महाराष्ट्र की बात कर रहे थे और हम ये कह रहे थे कि ये लाड़की बहना का मुद्दा वहाँ नहीं चल रहा था, हम थे वहाँ पे, और ये मैनिपुलेशन है जो बाद में वोटर जोड़े गए, उससे ये आउटकम आया, डिजाइन्ड आउटकम है, इंजीनियर्ड है, किया गया है। तब लोगों ने ये कहा, बहुत सारे विश्लेषकों ने, कि नहीं, इस तरीके की बात करना मतलब पॉलिटिकल चीज को कम करना है। अच्छा, उसके बाद यही बात बिहार में हुई। तो मेरा सवाल ये है कि अगर लाड़की बहना, और हमारे विश्लेषक भी, तमाम सारे विश्लेषक, वो जो हमको स्क्रिप्ट दी जाती है उस स्क्रिप्ट को फॉलो कर लेते हैं और एक क्राइम को लेजिटिमाइज करते हैं, उसकी स्वीकार्यता बनाते हैं। एक गलत बात की। हमको स्क्रिप्ट दी गई कि साहब लाड़की बहना महाराष्ट्र में काम कर दी, हमने लिख दिया, बोल दिया। हमको ये बताया गया कि 10,000 रुपये जो नीतीश कुमार ने ट्रांसफर किए महिलाओं को, उससे ट्रांसफर हो गया। तो अगर वो हो रहा था, नीतीश कुमार को फायदा मिल रहा था महिलाओं को पैसा ट्रांसफर करने का, लड़की बहना को महाराष्ट्र में ट्रांसफर करने का पैसा मिला बीजेपी को, तो ममता बनर्जी को फायदा क्यों नहीं मिला कि वो खुद महिला है? फिर बात आती है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर महाराष्ट्र में क्यों नहीं चलता, तमिलनाडु में क्यों चल जाता है, बंगाल में क्यों चल जाता है, असम में क्यों नहीं चलता? क्या असम की सरकार बहुत बढ़िया चल रही थी? क्या असम के लोग बहुत खुश थे? क्या असम में बड़ा जो जीडीपी उसका बड़ा ऊपर चला गया? तमिलनाडु का जीडीपी ऊपर गया, स्टेट जीडीपी बहुत ऊपर गया, बड़ा अच्छा काम किया, उनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तो ये कुल मिला के राजीव जी क्या है कि हमको जो बात करनी चाहिए कि भारत के संवैधानिक लोकतंत्र में खतरा वाकई बड़ा है और अब समय है कि अब कम से कम, अब तो आपको बिहार गया, हरियाणा गया, दिल्ली गया, महाराष्ट्र आपसे छीन लिया गया और अब आपसे बंगाल में ये कर दिया गया क्योंकि कांग्रेस वहां जीत गई है, तो इसलिए बंगाल में संघर्ष नहीं करेंगे, ये गलती होगी। देखिए, जुआ घर की इकोनॉमिक्स समझते हैं हम लोग। जुआ घर की इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है? कभी कोई आदमी जीतता है, कभी हारता है, कभी हारता है, कभी जीतता है। फायदे में कौन रहता है? जुआ घर चलाने वाला। तो आपको थोड़ी थोड़ी हार, थोड़ी थोड़ी जीत देती जाएगी। जिस दिन आप निकल गए बाहर जुआ घर से,
तो फिर वो जुआ घर घाटे में जाता है। तो ये दिक्कत जहाँ पे हमारे अपोजिशन पार्टीज को अब समझना चाहिए कि तमाम मतभेद छोड़ के, तमाम सब बातें छोड़ के एक राष्ट्रीय आंदोलन की, संविधान को बचाने की, संवैधानिक लोकतंत्र को बचाने की एक राष्ट्रीय मुहिम जो है उसकी शुरुआत करनी चाहिए। उसको उस पर फैसला करना चाहिए, उसको डिसाइड करना चाहिए कि उसके क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, उसमें क्या हो सकता है। एक आध बातें बताऊंगा, लेकिन देखिए 60 से 70 ऐसी सीटें राजीव जी हैं बंगाल में जो बैटल ग्राउंड सीट है, जो कि स्विंग सीट है, जहाँ पे जीत का फासला कम है। वहां पे 25,000 पर कंस्टिट्यूंसी एवरेज 25,000 वोट कटे हैं, और उसमें अधिकांश में ये 147 सीट्स हैं। इन 147 सीट्स में अधिकांश में बीजेपी की लीड है या जीत गई है। उसके बाद आप देखिए, अभी उज्ज्वल जी ने बता दिया कि 27 लाख लोग। अब बड़ा सिस्टमेटिकली देखिए, इसमें क्या लीगल दिमाग लगे हैं, इसमें पॉलिटिकल दिमाग लगा है, इसमें टेक्नोलॉजी लगी है। लीगल दिमाग कैसे लगा है कि अंडर एडजुडिकेशन आ गया, सुप्रीम कोर्ट को बता दिया गया कि अंडर एडजुडिकेशन कि अभी ये विचाराधीन है मामला। 27 लाख लोगों का मामला विचाराधीन कर दिया आपने। कुछ 100 लोगों को आपने, 1,500 लोगों को आपने क्लियर किया उसमें। अब उसी में आप देखिए कि 27 लाख में जो विचाराधीन मामले हैं, 6 सीट पे 92% मुस्लिम्स काट दिए गए। तो ये जो पूरा, उसके बाद एक मिस्ट्री सॉफ्टवेयर है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी देखने वाला, जिसकी चर्चा कल कर रहे थे उज्ज्वल जी। मिस्ट्री सॉफ्टवेयर कहाँ से आया है, कैसे वो काम करता है, नहीं पता किसी को। तो लीगल तरीके से लीगल ट्रिक्स, डेटा, पॉलिटिकल ताना बाना, ये सब चीज मिलाकर एक बहुत ही जो है एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी जो है वो बनाई गई। और ये टेम्पलेट जिसको आपने कहा कि 2029 का चुनाव, 2029 के चुनाव का ये टेम्पलेट बन गया है। मैंने सुबह भी कहा था, ये रिजल्ट आने के पहले कहा था कि बिहार पायलट प्रोजेक्ट था, बंगाल फाइनल प्रोजेक्ट हुआ, और अब ये टेम्पलेट इनका प्रूफ हो गया। इसको कहते हैं प्रूफ ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये प्रूफ हो गया, अब ये 2029 तक के सारे चुनाव में लागू होगा। इसको बोलिए ये वैक्सीन तैयार है, बस अब इंजेक्ट करना है। ये कोविड वाला वैक्सीन है, ये तैयार हो गया, वहाँ ट्रायल, वो टेस्टिंग हो गई। ट्रायल बिहार में हुआ था, अब सेकंड ट्रायल यहाँ हो गया बंगाल में। और अब सारे इलेक्शन होंगे ऐसे ही। अब इसमें अगर हम बड़ी सारी माइक्रो डिटेल में एनालिसिस करते रहे कि इतना स्विंग हो गया, इस मुद्दे ने काम किया, इस मुद्दे ने नहीं काम किया, तो हम क्या करेंगे कि इस क्राइम को हम एक परिभाषित कर देंगे, एक उसको स्वीकारता दे देंगे। यही महाराष्ट्र में हुआ, यही बिहार में हुआ, यही दिल्ली में हुआ, यही हरियाणा में हुआ। तो अपोजिशन, लेकिन एक उम्मीद की किरण अब ये है कि अब राहुल गांधी अभी तक इसको लड़ रहे थे राष्ट्रीय स्तर पे अकेले, और उसमें भुक्तभोगी तेजस्वी यादव और उद्धव ठाकरे थे। अब इसमें 2 मजबूत किरदार और जुड़ गए हैं आज के बाद से। तो अब ये जो लड़ाई है थोड़ी व्यापक होगी, गंभीर होगी। अब उसको लगता है कि ये अब जो राहुल गांधी की लड़ाई है वो अब वाकई अब एक जो है वो दिखाई देगी। और इसमें अगर नहीं चेते तो 2 किरदार और जुड़ेंगे। अभी बता दे रहा हूं, आप लोग भी शायद सहमत होंगे। एक उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, और दूसरे उधर पंजाब में अरविंद केजरीवाल, जो इंडिया गठबंधन में नहीं हैं, लेकिन वो किरदार भी जुड़ेंगे। ये 2 किरदार और जुड़ेंगे। तो यहाँ पूरा का पूरा जो विपक्ष, उसमें भी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां का सफाया हो गया है। इस बात को क्षेत्रीय पार्टियां समझे ना समझे, माने ना माने, देख लीजिए ममता बनर्जी, देख लीजिए अभी थोड़ी शुरुआत में मैं कह रहा था, आरजेडी देख लीजिए 25 सीटों पे सिमट गई।
और इसके विश्लेषण में और सामान्य विश्लेषण जो कर रहे थे हमारे उज्जवल जी, बहुत इंपॉर्टेंट विश्लेषण कर रहे थे। लेकिन वही मैं कह रहा था कि दो लाइनें खींची गई हैं, एक लाइन जिसका विश्लेषण उन्होंने शानदार ढंग से किया, दूसरी लाइन जिसका विश्लेषण आप कर रहे थे प्रशांत जी। मुझे अच्छा लगा कि आप दोनों ने मेरी दोनों लाइनों को पकड़ के अलग अलग ढंग से विश्लेषण कर दिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर देख लीजिए, आरजेडी गई इधर पश्चिम बंगाल में, ममता दीदी गई, उसके बाद आप देख लीजिए कितने गए, कहाँ कितनों का, बीजू जनता दल देख लीजिए, बीआरएस देख लीजिए, इधर पंजाब हर तरफ बचा कौन है? बीजेडी जी, बीजेडी बीजू जनता दल, बीआरएस, फिर इधर पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, कौन बचा है? अभी अखिलेश यादव बचे हुए हैं, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल बचे हुए हैं, ये दो बचे हुए हैं। इन दोनों को भी अगर समझ में नहीं आएगा तो ये भी उन्हीं लाइन में खड़े होंगे जिन लाइनों में आज ममता बनर्जी खड़ी हो गई हैं। और ये बात अगर इनको पहले समझ में, ममता बनर्जी के इर्द गिर्द कौन नजर आते थे, आप देख लीजिए कौन यहां पर जब इंडिया गठबंधन की बात आती थी या किसी मजबूती की बात आती थी, और ये जो मुझे जहां तक अंदर खाने की जो खबर थी वो ये थी कि इंडिया गठबंधन उसके बाद कैरी फॉरवर्ड करना चाहता था इन राज्यों के चुनावों में भी, लेकिन यहां पर ममता बनर्जी नहीं चाहती थी, यहां पर कुछ और जैसे अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते थे, ये दोनों खासकर नहीं चाहते थे, आ गए लाइन में। अरविंद केजरीवाल के 7 सांसदों को तोड़ दिया इसी समय। एआईडीएमके बल्ले बल्ले भले कर ले, लेकिन एआईडीएमके का क्या हाल बना रखा है बीजेपी ने, वो देख लिए। तो इसीलिए ये एक अलग लाइन, जिस लाइन पे आप बात कर रहे हैं, और इस पर लंबी बातचीत होगी, इस पर हम लोगों की बातचीत 2029 तक होगी, 2029 तक होगी, क्योंकि ये एक वैक्सीन तैयार है और ये बहुत शानदार वैक्सीन है, ये तुरंत इसका असर होता है, वो दिख रहा है उसका असर। आप तमाम मुद्दे रखे रहिए, 11th आवर में हम SIR करवाएंगे। अभी एक सूचना, अभी से थोड़ी देर पहले चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल का ऑर्डर आ गया है कि हर जगह जितने भी, अभी मैं देख रहा था कि कहीं भी इसमें साफ साफ है चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल का कि कोई भी कागज इधर उधर ना होने दें, सारे कागजात, ये देखिए ऑलरेडी इसमें ये नहीं, कोई फाइलें ना जाएं, ये सब तुरंत सारी चीजें चाक चौबंद व्यवस्था, ये ऑलरेडी हम लोगों के बीच में चाक चौबंद व्यवस्था हो गई है। तो इसलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। जरा जल्दी से सुनील शुक्ला जी, एक छोटा कमेंट आपसे भी चाहूंगा, हम लोग इसमें और भी आगे और भी इस पे एक दूसरे मुद्दे पे भी बात करेंगे, लेकिन इस मसले पे। धन्यवाद राजेश जी। मुझको तो उम्मीद थी कि आप धोती कुर्ता पहन करके आज आप आएंगे, बंगाल का इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है, लेकिन आप तो वही परंपरागत खैर नहीं। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं वो झाल मुड़ी और धोती कुर्ता और बगल में माछ भात लेके बैठूं? आप अगर ऐसे ही आप फिक्स काम कर रहे हैं तो लाजमी है कि उसका समर्थन किया जाएगा। प्रश्न यह है कि देखिए, जिस तरीके से हम लोग चुनाव का विश्लेषण कर रहे हैं, अभी उज्जवल जी ने बड़े विस्तार से बात की कि ये एक कारण है टीएमसी के चुनाव हारने के। सवाल यह है कि आप इन कारणों की तो चर्चा तब करेंगे जब चुनाव सामान्य तरीके से हो। अन्य बातें सामान्य होने पर, अगर आप मतदाता सूची भी सत्तारूढ़ दल अपने अनुकूल बनाएगा, माने केंद्र की सरकार बनाएगी, चुनाव की पूरी प्रक्रिया वो अपने अनुसार चलाएगी, चुनाव जिस ढंग से होगा, कौन को लोग चुनाव कराने के लिए तैनात होंगे, वो निर्वाचन आयोग उसको विपक्ष को विश्वास में नहीं लेगा। अगर पूरी मतदाता सूची ही संदेह के घेरे में है तो कौन सा मुद्दा है? इस पे बहस होगी कि साहब 73 लोगों के विधायकों के टिकट काट दिए गए, वो टीएमसी के पक्ष में के खिलाफ चला गया। अरे वो एंटी इनकम्बेंसी को नियंत्रित करने का एक बहुत ही सामान्य सा नियम है। 15 साल से सरकार है वहां विपक्ष की। हर पार्टी जब यह काम बीजेपी करती है तो कहा जाता है साहब मास्टर स्ट्रोक है, यह काम जो अन्य सत्तारूढ़ दल करते हैं तो कहा जाता है कि मास्टर स्ट्रोक है।
और स्वाभाविक सी बात है, राज्य शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में हम यही जानते हैं कि सरकारों को अपनी इनकम्बेंसी रोकने के लिए सांसदों और विधायकों को टिकट काटते हैं, जबरदस्त तरीके से काटते हैं। टीएमसी का यह निर्णय अब आज चला गया, उनके खिलाफ चला जाएगा, यह तर्क दिया जाएगा। सवाल ये नहीं है, यह सवाल अगर क्या जो 40% वोट पाई है अभी तक के अनुसार 40% वोट के लगभग मिलता हुआ दिख रहा है टीएमसी को। एंटी इनकम्बेंसी की या जन आक्रोश का सामना करने वाली पार्टी 40% वोट पाती है। कितना वोट मिला था जब वामपंथी सरकार 2011 में सत्ता से बाहर हुई थी, जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी पश्चिम बंगाल से, जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी उत्तर प्रदेश से। जन आक्रोश दिखाई पड़ता है, उस जन आक्रोश के कारण दिखाई पड़ते हैं। आप सवाल यह है कि अगर आप एक मैनेज तरीके से बहुत ही गुणा गणित के साथ जब चुनाव करवाएंगे तो फिर बाकी चीजें उसमें बेमानी हो जाती है। सवाल अगर हम मतदाता सूची में उन्हीं लोगों को रहने देंगे जो हमारे वोटर होंगे तो फिर बात कहाँ रह गई सामान्य मतदान की। शहरों की बात हो रही है, उज्जवल जी ने कहा कि मैंने जो मुख्य शहर है कोलकाता और हावड़ा में भी साहब चौरंगी कहाँ पे विधानसभा क्षेत्र है, चौरंगी में 40% लोगों के नाम कटे हैं। हावड़ा उत्तर कहां पे है वो, 33% लोगों के नाम कटे हैं। कोलकाता पोर्ट 36% लोगों के नाम कटे हैं। ये कुछ नाम मैं आपसे ले रहा हूं विधानसभा में। तो अगर आप कोलकाता से लेकर के और कुछ बिहार तक, कोलकाता से लेकर के आसनसोल तक हर विधानसभा सीट पर ये देखेंगे कि हार जीत के अंतर को किस तरह से प्रभावित किया जा सकता है, तो चुनाव कहां रह गया। आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ जिनमें नाम हो सकते हैं जो दिवंगत हो गए हैं, उनका नाम मतदाता सूची में नहीं था, उनका नाम कट गया। हम भी उसके समर्थन में हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहता, हम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई भी व्यक्ति किसी घुसपैठिए को मतदाता सूची में नहीं रखना चाहता, लेकिन घुसपैठिए के नाम पर सामान्य व्यक्ति का नाम आप काट देंगे और उसको आप कह देंगे तुम साबित करो कि तुम इस देश के नागरिक हो, और जो अब साबित करने के लिए आएगा था उससे कागज को लेंगे ही नहीं, उस कागज को लेने के लिए कोई दफ्तर ही नहीं खुला रहेगा, क्या हो जाएगा उससे। सामान्य घटना है, इस निर्वाचन है। आप सोचिए 29 तारीख, अब ये जो टीएमसी बार, मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं कि स्ट्रांग रूम बहुत बुरी तरह से सुरक्षित थे। मैं ये भी कहता हूं कि कोई टेम्परिंग नहीं हुई, लेकिन ये सवाल तो है कि 29 तारीख को मतदान हो गया और 5वें दिन आप काउंटिंग करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं, कौन सा तर्क है इसके लिए। आप सोचिए कि और आप इतने व्यवस्था का जो तामझाम आपने किया हुआ था, उसमें आपने व्यवस्था क्या स्थिति थी। पिछले 10 वर्षों में इस देश के किसी भी विधानसभा, किसी राज्य में किसी विधानसभा क्षेत्र का चुनाव ऐसा नहीं हुआ जहां एक भी विधानसभा क्षेत्र का चुनाव काउंटर माउंट हुआ कहीं भी। दिल्ली में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, बिहार में, झारखंड में जो हाल के दिनों में चुनाव हुए या 4 साल पहले चुनाव हुए थे, हिमाचल में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, गोवा में, पंजाब में, कहीं कोई काउंटर मान नहीं हुआ। बिहार में वो, पश्चिम बंगाल में वो भी कर दिया आपने। मैंने एक फालता का जो असेंबली सीट का चुनाव अपने काउंटर मान कर दिया। 2.5 लाख सुरक्षाकर्मी हैं और वहां विरोधी राजनीतिक दलों के दफ्तर फूंक दिए जा रहे हैं। तो यह भी तो आप दावा नहीं कर सकते ना। ये पूरा का पूरा, अगर आपका चुनाव अगर सामान्य तरीके से नहीं होगा, नागरिकों को 27 लाख लोग सामान्य मतदाता है। आप सोचिए कि जहाँ पे नदिया में, दक्षिण 24 परगना में, जहाँ पे मथुरा समुदाय के 80% लोगों के नाम कटे, जिन लोगों को यह सरकार, भारत की सरकार, मैं मोदी जी की सरकार और ममता की सरकार में नहीं कर रहा हूं, भारत की सरकार 1971 से आश्वासन दे रही, 1947 से आश्वासन दे रही है कि साहब हम आपको नागरिकता देंगे और नागरिकों का सम्मान देंगे। वो आदमी सड़क पे घूम रहा है, वो नागरिकता के आवेदन पत्र उसके लंबित पड़े हुए हैं, कुछ सुनने वाला नहीं उसको। इन ऐसे हालात आप बना दीजिए जिसमें चुनाव की स्थितियां समान रह ही न जाए, चुनाव लड़ने की स्थिति समान रह ही न जाए, राजनीतिक दलों को तोड़ देना। मतलब आप चुनाव शुरू हुआ और धड़ाधड़ केंद्रीय एजेंसियों के जो छापे हो शुरू हो गए। इन स्थितियों में फिर व्याख्या की जाएगी कि साहब बहुत समान तरीके से चुनाव हो रहा है। पहले इस परिणाम के जो परिणाम आया है
उन परिणाम के पीछे की स्थितियां क्या रही, यह बहस का विषय है। अन्यथा अगर आप उन विषयों में हम चर्चा नहीं करते तो इसको लेजिटिमाइज करते हैं जो परिणाम आ रहा है। जी निश्चित रूप से जो परिणाम आगे भी निर्वाचन आयोग घोषित करेगा तो हमारे आपके पास सामने विकल्प क्या होगा स्वीकार करने के, लेकिन ये परिणाम आए ही क्यों? आप अगर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में लोगों, अगर टीएमसी के खिलाफ ये जन आक्रोश होता तो टीएमसी के उम्मीदवार लाखों वोट से हारते। जहां जहां जन आक्रोश हुआ वो लोग हारते दिखाई पड़े विभिन्न राज्यों में, लेकिन कांटे की लड़ाई रही है वहां अलग स्थिति दिखाई पड़ी। तमिलनाडु में आप देख लीजिए, आप जो स्थापित राजनीतिक दल हैं सबको झेलना पड़ा जन आक्रोश वहां। जी वहां का भ्रष्टाचार, वहां की एरोगेंसी, ब्यूरोक्रेसी के काम करने का तरीका, सबके प्रति लोगों के मन में नाराजगी थी। लग रहा था कि उसको डीएमके एक बड़ी पार्टी है, द्रविड़ आंदोलन की पार्टी है, उसके साथ लोग फिर भी चले जाएंगे और एआईडीएमके एक बिखरा हुआ एक राजनीतिक ताकत है। विजय जैसा व्यक्ति आया, 2 साल लोगों को संबोधित करने की कोशिश की, एक जन विश्वास कायम किया, लोग उसके साथ टूट के चले गए, बड़े पैमाने पर युवा उसके साथ गए और युवाओं का रुझान बाकायदे दिख रहा था। लेकिन टीएमसी के साथ अगर ये स्थिति होती तो ये तो नहीं कह सकता ना। अगर आप 27 लाख लोगों का सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 27 लाख लोगों का नाम मतदाता सूची में क्यों नहीं है, और 27 लाख वोट जो प्रमाणित रूप से हैं, उस 90 लाख के अलावा 60 लाख जो अलग है उनकी अलग स्थिति। और उसके बाद हम कहेंगे कि साहब ये कारण थे, ये कमियां थी, आरजीकर के मार्ग में जो हिंसा हो गई थी, ये तो प्रमाणित तथ्य है कि पश्चिम बंगाल के शहरों में रहने वाली आर्थिक रूप से संपन्न महिलाएं कभी टीएमसी के साथ नहीं रही। उनको ये चीजें अपील करती हैं, उनको राष्ट्रवाद अपील करता है, उनको सनातन अपील करता है, उनको बड़ी बड़ी रैलियां अपील करती हैं। ये आप लगातार देखते चले आइए, जो आंकड़े हैं वो आंकड़े हम आप तैयार नहीं किए, जो प्रतिष्ठित और सम्मानित एजेंसियां उन्होंने तैयार किए, वो कहती रही हैं। तो सवाल ये नहीं है कि कौन चुनाव हार गया कौन जीत गया, सवाल है कि चुनाव कराया कैसे गया। और अगर चुनाव कराने का तरीका यही है तो वो मुद्दे क्या मान्य रखेंगे जिनकी हम आप चर्चा करना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अमलेंदु जी कैसे आप देखते हैं इस पूरे मामले? फिर आता हूं, उज्जवल जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे? उज्जवल जी लाइन, बस एक लाइन। अभी ईसीआई के डेटा को रेफर करते हुए बोल रहा हूँ, 41% करीबन 40.9 41% टीएमसी के वोट्स अभी तक है, और 44.8 माने यानी 4% 4.5% का फर्क है दोनों में। और वोट के हिसाब से 24,32,000 का फर्क है। 24,32,000 27 लाख से कम है। और 27 के अलावा जो 7-8 लाख और लोगों के नाम काटे गए हैं जो डेथ या वो सब के नहीं है, जिन लोगों ने फिर अपील भी किया था, यानी वो 8 और 27 करीबन 35 लाख का जो क्लेम्ड डिलीशंस है राइटफुल लोगों का, और उसके सामने आपका डिफरेंस अभी तक आ रहा है 24 लाख समथिंग। ये सिर्फ बस फैक्ट को बताना चाह रहा था। जी बिल्कुल, ये वही जी डिलीटेड नंबर ज्यादा है, वोट डिफरेंस कम है। और मैं हमारे अग्रज जो पहले बोले हैं उनकी बात से पूरा सहमत हूँ। किस कंडीशंस पे इलेक्शन लड़े गए, तो इसलिए मैंने 2 चीज बोला था, कैसे हराया गया है और क्यों हारा है अपनी गलतियों से भी। अपनी गलतियां है अपनी जगह में, वो भी उड़ा नहीं सकते, पर कैसे हराया गया महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, ये दोनों लकीर, इसलिए मैं कह रहा था कि ये दोनों लकीरें हैं और बहुत क्लियर यहाँ पे हैं। प्रशांत जी कुछ जोड़ रहे थे? प्रशांत जी जोड़े भी गए हैं राजीव जी, उनकी तो बात ही नहीं हो रही है। वो जोड़े गए वो कौन है? हाँ, जोड़े गए वो कौन है? 7 लाख जोड़े गए हैं, 7 लाख जी। वही ये कौन लोग हैं? ये भी सही है। ये वो वैक्सीन है जिसका वो इन्वेंशन हो गया है, और इलाज जो है वो बस चुनाव से पहले इसका इस्तेमाल कीजिए और चुनाव जीतिए। नरेंद्र मोदी जी अभी आप देख रहे थे भाषण देते हुए, फूलों की बारिश होती है, जाते हैं, और अब पता नहीं आज क्या बोल रहे थे वहाँ, जय जगन्नाथ, जय श्री राम की जगह जय जगन्नाथ बोला था। आज उन्होंने क्या कहा है नहीं पता। लेकिन अमलेंदु जी जल्दी आपके पास आना चाहता हूँ, फिर प्रफुल्ल जी आपके पास। अमलेंदु जी पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, पता नहीं किसका है वो, किसी चिल्ड्रन पाउडर का है, किसका है। तो पहले इस्तेमाल किया गया है, अब विश्वास कायम हो जाएगा ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर। कुल मिला के राजीव जी, बंगाल के चुनाव का यही जो है सार है
पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ज्ञानेश कुमार जी ने अपनी सार्थकता जो है वो साबित कर दी है। उन्होंने बता दिया है कि वो बहुत अच्छे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। जिस काम के लिए उनको नियुक्त किया गया उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ अपने काम को निर्वहन किया है। भले ही उन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार कर दिया हो, लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार कर दिया हो, लेकिन जिस काम के लिए उनको तैनात किया गया था वो काम उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ किया है। चलिए जरा राजीव ममता जी, हम बनर्जी की बाइट सुन लेते हैं। ममता बनर्जी अभी अभी उनकी बाइट जस्ट सुन लेते हैं, क्या कह रही है ममता बनर्जी, सुनिए। time to time complaint lodge করেছি even মনোজ আগরওয়ালকে complaint lodge করেছে I get my complaint at 4 o'clock the RO I complaint DO I complaint CO West Bengal even I send all the SMS to Manoj Agrawal but they are not doing anything even they are telling me issue my card they are not allowing me. Do you think it is winning? It is a moral victory, not moral victory. Morally, whatever election commission has done in the center force and prime minister and home minister is totally illegal. And we belong to counter এটা জোর করে ফোর্স করে এসআইআর থেকে শুরু করে অ্যাট্রসিটি থেকে শুরু করে तो सुन रहे थे आप यहाँ पे ममता बनर्जी। दरअसल हुआ यह है कि ममता बनर्जी को अपने ही जहाँ पे इनकी काउंटिंग सेंटर जहाँ है वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है और वहाँ पर धीरे धीरे ममता बनर्जी को हार की तरफ ढकेला जा रहा है, सीधे शब्दों में कहूँ। क्योंकि अभी मैं देख रहा था 15 राउंड की काउंटिंग के बाद और भवानीपुर अभी ज़रा देखता हूँ, ये अभी 15वें राउंड है। अब देखिए पिछले 4 घंटे से 13 से 15 पे आए हैं, 4 घंटे में 13 से 15 पे आए हैं और यहाँ 2929 वोट, 2929 वोट से ममता बनर्जी, मात्र इतने वोट से ममता बनर्जी 2900 यानी 3000 से भी कम वोटों से ममता बनर्जी आगे हैं। अभी ममता बनर्जी यहाँ कह रही हैं, साफ साफ कह रही हैं कि मैंने शिकायत की है, मनोज अग्रवाल को भी मैंने शिकायत की है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी शिकायत की है, मैंने पश्चिम बंगाल के सीईओ, आरओ, डीईओ सबको शिकायत की है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मुझे अंदर आने से रोक दिया। मेरे पास आईडी है, वो दिखा रही थी अभी, आईडी देख लीजिए, मेरे पास आईडी है, फिर भी वो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। ये नैतिक जीत नहीं है, ये अनैतिक जीत है। चुनाव आयोग, सेंट्रल फोर्स, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इन सब ने जो काम किया है वो पूरी तरह अवैध है। एसआईआर से शुरू करके ईवीएम मशीन लूट, इन्होंने ये सब जानबूझकर कर लिया है। लूट 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 हुई है, ये कह रही थी यहां पर ममता बनर्जी। और यहां पर ममता बनर्जी, इसकी जरूरत है अमलेंदु जी। ये अगर विपक्ष का नेता नहीं करेगा, वो सड़कों पे नहीं आएगा, डंडे नहीं खाएगा, तो फिर आपके साथ यही होगा। कल को दूसरा वैक्सीन ठोक दिया जाएगा। यही तो हो रहा है यहाँ। आपको हमको हम लोगों को पता ही नहीं क्या क्या हम लोगों को कोरोना काल में कौन कौन से वैक्सीन लगा दिए। इसीलिए ये यही है, आपको पता नहीं है, यहाँ ठोक दिया गया, आप मरो तो आप जानो। हम तो यहाँ मजे ले रहे हैं क्योंकि हमारे तो बल्ले बल्ले हैं। कोवैक्सीन और कौन कौन से सबके बल्ले बल्ले हो गए। उस समय याद है ना, स्वामी जी भी जुड़ गए हमारे साथ। स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, ममता बनर्जी अंदर नहीं जा पा रही हैं। हाँ, अंदर नहीं जा पा रही हूँ, अब जाने भी नहीं पाएंगी। अब राजीव, जब यही होना, देखिए मैं कल से इस बात को कह रहा हूँ कि यही होगा कि पहले शाम तक लाया जाएगा खींच खींच के, उसके बाद लाइट कटेगी, बाहर निकाला जाएगा, सारी चीजें होंगी। और राजीव जी, धीरे धीरे देखिए वो ब्लूप्रिंट सामने निकल कर आ रहा है। मुझे लगता है राजीव जी, मैं सबसे बड़ा जोशी मैं ही हूँ। और क्योंकि ज्ञानेश कुमार जी करेंगे, वो मैंने कल बता दिया था, तो इसलिए सारे जोशी फेल है, सबसे बड़ा जोशी मैं हूँ। तो राजीव जी, मैंने कल बता दिया था, दिन में भी मैंने ये बात बताई थी। और 5 जब 4 बजे भी हम लोग कर रहे थे
लाइव राजीव जी सब जानकारी देते उस समय भी मैं यही बात कह रहा था कि धीरे धीरे उधर ही खींच कर ले जाया जा रहा है। अब राजीव जी यही होगा कि धीरे धीरे रात तक खींच के ले जाया जाएगा और 10 बजे के बाद बीजेपी जीत जाएगी। ये इस तरफ ले जाया जा रहा है। जब बताइए ममता बनर्जी खुद कैंडिडेट हैं, राज्य की मुख्यमंत्री हैं और वो अपने काउंटिंग टेबल पर नहीं जा पा रही है, अपने मतगणना स्थल पर, तो क्या उनके अंदर काउंटिंग एजेंट सुरक्षित होंगे? ये राजीव जी एक बड़ा सवाल है। तो यही अब किया जाएगा और यही किया जा रहा है। ये राजीव जी जब यही करना था तो इतना नाटक करने की, लोकतंत्र क्या साबित उत्सव है ये सब नाटक करने की, टैक्स पेयर्स का पैसा इस चुनाव पर खर्च करने की जरूरत क्या थी? सर्टिफिकेट घर में छपाते और जिस तरीके से एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री ले लिए उसी तरीके से बंगाल का चुनाव जो थे वो बीजेपी को दे देते सर्टिफिकेट लेकर के। इतनी आवश्यकता क्या थी ये सब नाटक नौटंकी करने की? तो राजीव जी, जो मैंने कहा था कि कोई जीते कोई हारे, लेकिन लोकतंत्र हार रहा है और आज राजीव जी वास्तव में पश्चिम बंगाल के जरिए लोकतंत्र हम हारता हुआ देख। जी जरा एक और बाइट सुनते हैं ममता बनर्जी, एक और बाइट जिसमें वो साफ साफ कह रही हैं ममता बनर्जी यहाँ पे कि भाजपा दानवों की पार्टी है, 100 से ज्यादा सीटें उन्होंने लूटी हैं और धोखा दिया है, चुनाव आयोग भाजपा आयोग है। जरा सुनिए। तो सुन लिए यहाँ पे ममता बनर्जी। अब वहाँ ममता बनर्जी को जो करना चाहिए वो कर रही हैं और तो साफ है वो बाहर रहेंगी, अंदर खेला होता रहेगा। और ये हम लोगों ने 2021 में देखा था नंदीग्राम में भी यही हुआ था। और आखिरी समय में जो आप ज्योतिषी महाराज श्री श्री 108 अमलेंदु जी महाराज जो आप कह रहे हैं कि एक और बाइट ज़रा सुन लेते हैं ममता बनर्जी की। एक और बाइट सुनिए क्या कह रही हैं। यहाँ ममता बनर्जी आवाज़ नहीं आ रही होगी ज़्यादा क्लियर, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया, ये पक्षपाती है। आप सीआरपीएफ को देख सकते हैं, उन्होंने मुझे धक्का दिया है, मारा है। सीआरपीएफ ने मुझे धक्का दिया है, मुझे मारा है। सीआरपीएफ के बाकियों के ठीक सामने मारा है। उन्होंने हर जगह गुंडे लगाए हैं। मैं उम्मीदवार हूं, फिर भी मुझे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये है। आता हूं जल्दी से, लेकिन एक ट्वीट और दिखाना चाहता हूं। ये ट्वीट है अखिलेश यादव यहाँ पे ट्वीट कर रहे हैं फटाफट। और अखिलेश यादव कह रहे हैं यहाँ पे कि हर फरेबी फतह की एक मियाद होती है। शेर लिख रहे हैं हर फरेबी फतह की। अब तो उन्हीं की तरफ जाना है, ये वैक्सीन उधर ही जानी है अब इसके बाद, क्योंकि अगला चुनाव जो है वो उत्तर प्रदेश में है। हर फरेबी फतह की एक मियाद होती है, ये बात ही सच्चाई की बुनियाद होती है, ये कह रहे हैं। चलिए, अखिलेश यादव आजकल शेरो शायरी करने लगे हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं जल्दी से। प्रफुल्ल जी आपके पास, फिर स्वामी जी आपके पास भी बहुत कुछ आपसे भी समझना है। और ये चुनाव अब किस दिशा में जा चुका है और यहाँ से चुनाव क्या कहें, यहाँ से ये देश किस दिशा में जा रहा है, क्या आने वाला है सियासी तूफान, ये समझेंगे स्वामी जी आपसे। लेकिन उससे आपसे पहले जरा प्रफुल्ल जी स्वीकार कर रहे हैं इस 206 सीटों को? कार के योग्य नहीं है। असल में हम सबसे पहले यह कहना चाहते हैं कि एक इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट पर हम लोग खड़े हैं इस समय में। और इस टर्निंग पॉइंट पर खड़े होते हुए भी मैं पहले यही कहना चाहता हूं कि चाहे जो भी हो जाए, चुनावी लोकतंत्र में हमारा विश्वास अभी तक कायम है। उसको बहुत मुश्किल से पकड़ कर रखना चाहता हूं, हाथ से फिसल रहा है, लेकिन वह विश्वास कायम रखने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरी बात यह कहता हूं कि देखिए, राजनीतिक विश्लेषण की अपनी राजनीतिक संवेदनशीलता भी होती है। ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है लोगों को बांट कर देखे,
लेकिन हमें उससे बचना चाहिए कई बार, क्योंकि उनको जो वोट मिला है, क्योंकि गैर बंगाली या अबंगाली जिसे कहते हैं, उसका वोट सब भारतीय जनता पार्टी को मिला है, ऐसा नहीं है। और बंगालियों का वोट भी तृणमूल कांग्रेस को मिला है, और निश्चित रूप से मिला है। और जब उनकी हार हुई है तो इसका सारा का सारा दोष, अगर राजनीतिक संवेदनशीलता को समझेंगे तो उस दोष को तृणमूल कांग्रेस की हार का जखीरा जो है, सुहार का ठीकरा किसी एक अब डेमोग्राफिक कंपोजिशन की तरफ हम को देने से बचना चाहिए, बचना होगा। और भी कई प्रसंग हैं, मैं अभी सिर्फ इतना संकेत कर रहा हूं। देखिए हुआ क्या, अब जो हुआ जैसे भी हुआ, अमलेंदु सर जो ज्योतिषी के रूप में भी प्रकट हुए हैं, और वो तो बता ही रहे थे, पूरे के पूरे संघ सरकार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई चुनाव नहीं लड़ रही थी। केंद्रीय सरकार और उसकी पूरी संघ की शक्ति लगा करके इस पश्चिम बंगाल के चुनाव को लड़ा गया। अगर फर्ज कीजिए कि केंद्र में उनकी सरकार नहीं होती तो क्या इतनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल यहाँ संभव था? और दूसरे पार्टी की शक्ति क्या ऐसा करने का व्यवहार करती? लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही है और विपक्ष में राज्यों में दूसरे दल की सरकार रही है, कभी इस तरह का नजारा देखने को नहीं मिला। ये पूरे के पूरे तरह के अभियान के तहत ये काम किया गया है, और ममता बनर्जी की शिकायत जायज है। इसीलिए इस समय में, जैसा कि सुनील सर भी कह रहे थे, उज्जवल जी की बातों का अपना महत्व है, प्रोफेसर साहब हैं, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ, बिहार के चुनाव में भी कह दिया गया था कि जिस मकान को बुलडोजर लगा के गिरा दिया गया, हम उसके सीमेंट और बाली के मिश्रण पर, मैंने बालू के मिश्रण पर बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसे तो बुलडोजर से गिराया गया है। इसलिए उसकी कमजोरी में उसके नक्शे की बात करने का कुछ खास फायदा, पॉलिटिकल फायदा है नहीं। मैं इसे राजनीतिक रूप से दो तरफ से देखता हूँ कि ये कैसे हुआ। जो लाइन आपने दी है, बहुत इंपॉर्टेंट 2 लाइन दी है, ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि अपने दल में राहुल गांधी जिस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस ने ही हाथ पकड़ के लाया था, और उस लाए जाने का इतिहास तृणमूल कांग्रेस को भी याद है कि कैसे उन्होंने लाया था, कैसे उनके वो साथ थी, और कांग्रेस को बताया करती थी कि ये लेफ्ट की बी टीम है, और उस बी टीम को छुटकारे के लिए कांग्रेस को चाहती थी, जो असंभव काम था कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में एक संबंध बने लेफ्ट से लड़ने के लिए। आज की स्थिति जो है वो उस समय में नहीं हुआ था, वो अलग हुई थी। इसके अलावे और भी बहुत सारे कारण थे, लेकिन ये तो ठीक है। लेकिन इसको मैं इस ढंग से देखता हूं कि संघ शक्ति ने, या कह लीजिए चलती भाषा में केंद्र ने, मैं रीजनल पार्टी जैसे शब्द से बचना चाहता हूं, मैं उन्हें फेडरल पार्टी कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारा भारत जो है वह यूनियन ऑफ स्टेट है, और जो स्टेट व्यापी पार्टी है वो फेडरल पार्टी के रूप में उसकी पहचान होनी चाहिए, न कि रीजनल पार्टी के रूप में। उस राज्य के भीतर में कोई अगर रीजनल, जैसे कामतापुरी है या बिहार में मिथिलांचल की पार्टी है, जो भी बोल दीजिए, ये बताइए प्रफुल्ल जी, आप उसका नाम जो भी रखिए, फेडरल रखिए, रीजनल मत रखिए, आप जो आपको जो बोलना है बोलिए। सवाल ये उठता है कि ये जीत, मैं सवाल ये कर रहा हूं, ये 206 सीटें ये आपको जेन्युइन लग रही हैं? ये 206 सीटें नहीं है ना? उसका जवाब तो मैं दे चुका हूं। नहीं, वही मैं यहाँ एक दूसरा सवाल ये पूछना चाहता हूं आपसे कि चूंकि आप ग्राउंड जीरो पे हैं, इसलिए क्या यहाँ इस चुनाव को हम फेयर इलेक्शन कहेंगे? क्या ये इलेक्शन फेयर है? और अगर फेयर नहीं है तो क्या कारण है? मैं आज की और ये पिछले 4 महीने से हम लोग लगातार विश्लेषण कर रहे हैं। SIR को हमने देखा, और वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा, कोर्ट में जाएगा, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट, चूंकि सुप्रीम है तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचेगा, क्योंकि हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में क्या होता है वो हम लोगों ने देखा है। इसलिए आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या इस ढंग से इसी राह पे फिर अगले 5 चुनावों को हम देखेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और त्रिपुरा ये हैं? जी, ये फेयर चुनाव नहीं है, ये इसको कहते हैं पावर पोल्यूटेड इलेक्शन। पावर से इसको पोल्यूट किया गया है, ये फेयर कैसे हो सकता है? इसमें दुष्टताएं, राजनीतिक दुष्टताएं भरी गई है, इसमें संवैधानिक प्रावधानों का आयुधीकरण हुआ है, गलत इस्तेमाल हुआ है। इसको कैसे कर सकते हैं कि फेयर है? ये पावर पोल्यूटेड इलेक्शन है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो करना चाहती है, इससे 3 रास्ते फूटते हैं।
मैंने निकलते हैं। पहला तो ये है कि जो राज्य की सरकारें हैं, जो राज्य के पार्टियां हैं या फेडरल पार्टी है, अगर आपको इस पर आपत्ति हो तो मैं राज्य की पार्टी कहता हूं कि वो उनको मिल करके यह तय करना होगा कि संघ शक्ति उनके पास तो रहेगी नहीं, तो संघ शक्ति का जवाब उनके पास क्या है, उसके साथ पॉलिटिकली कैसे निपटेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर और इलेक्टोरल लेवल पर कैसे उससे निपटेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार के पास अथाह शक्ति है राज्यों के बनिस्पत। हमारे जो संविधान की व्यवस्था है वह तब तक है जब तक राज्य की जो मिल करके जो इसका फेडरल अप्रोच है, जो संघ है, जो राज्य है, वो मिल करके आवाज नहीं उठाते हैं तब तक। तो इनको ये तय करना होगा। अभी यह बात भी चल रही है कि ये लोग मान रहे हैं कि ममता बनर्जी को इतना जबरदस्त धक्का लगा है, तो उस धक्के के कारण इंडिया गठबंधन के वह करीब होंगी, तो राहुल गांधी का उससे एक चांस बनेगा। मैं कहता हूं कि यह विश्लेषण का वह तरीका है जो हमें प्रवोक करने वाली राजनीति है। हो यह भी सकता है कि तृणमूल कांग्रेस यहाँ हार गई है, लेकिन लोकसभा में इसका जो कंपोजिशन है, लोकसभा में जो सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं है, तो नरेंद्र मोदी को इनके सहमति की, इनके समर्थन की जरूरत होगी। वो मिला करके भी चल सकते हैं और ये जो ऑप्टिक्स है ये इसके साफ हो जाएगा। उसके बाद यदा कदा उनको होगा और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से उनको मुक्ति का एक आश्वासन होगा। मैं सिर्फ आशंकाओं और संभावनाओं की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह हो सकती है कि ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में अधिक सक्रिय भूमिका निभाएं, लेकिन इंडिया गठबंधन की कोई भी भूमिका बिना लेफ्ट कंटेंट और कांग्रेस लीडरशिप को महत्ता को स्वीकार किए बिना नहीं हो सकता है। आपको एक ब्रेकिंग खबर देता हूं, एक ब्रेकिंग खबर देता हूं। ममता बनर्जी 16वें राउंड में 563 वोटों से पीछे हो गई हैं। शुभेंदु अधिकारी आगे हो गए। श्री 108 अमलेंदु जी उपाध्याय जी जो कह रहे थे भविष्यवाणी, वो भविष्यवाणी यहाँ सच हो रही है। ममता बनर्जी 563 वोटों से भवानीपुर में पीछे हो गई हैं और शुभेंदु अधिकारी 563 वोटों से आगे हो गए हैं। 16वां राउंड ममता बनर्जी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है और ये लंबी लाइन लगी हुई है, आप समझ सकते हैं। आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर जल्दी से प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास आता हूँ। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये वन नेशन वन इलेक्शन ही नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन वन पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को रीजनल पार्टी अगर कांग्रेस के नेतृत्व और लेफ्ट के कंटेंट को नहीं स्वीकार करती हैं तो इंडिया गठबंधन कभी भी भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले करने में की स्थिति में नहीं आ पाएंगी, सफल नहीं हो पाएंगी। लेकिन कई सीनियर लीडर्स ऐसे हैं जिनको दोनों पर आपत्ति है, लेफ्ट के कंटेंट पर भी आपत्ति है और कांग्रेस के नेतृत्व पर भी आपत्ति है। ऐसे में हमारा देश एक दलीय व्यवस्था की तरफ बढ़ सकता है। अगर इसकी चिंता जिन लोगों को है वो देखें कि इसका काट क्या हो सकता है। एक दलीय व्यवस्था यानी कि पार्टी सोसाइटी, जो रजतकांत रे जिसकी बात करते थे पश्चिम बंगाल के संदर्भ में, जो तृणमूल कांग्रेस ने उसी को उठाया, पार्टी सोसाइटी को, उसी को लेकर के ममता बनर्जी आगे आई और तृणमूल कांग्रेस का शासन चला। अब तो पूरा देश में लगता है पार्टी सोसाइटी चलेगी, पार्टी नेशन में हम बदलने जा रहे हैं। एक दलीय शासन व्यवस्था के साथ हम इस पावर पोल्यूटेड पॉलिटिक्स पीपीपी के माध्यम से हम उधर बढ़ते जा रहे हैं, जहां एक दलीय व्यवस्था होगी और व्यावहारिक रूप से, संवैधानिक रूप से यह संभव है और उधर हमें ले जाने की कोशिश की जा रही है। हम उधर टिके रहेंगे, देखते हैं कि क्या करते हैं। सर जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ममता बनर्जी पिछड़ गई हैं और 563 वोटों से ही सही, लेकिन ममता बनर्जी पहली बार 16वें राउंड में पिछड़ गई हैं। स्वामी जी, जरा इसको आप कैसे देखते हैं? और ये जीत हार अब ये मायने नहीं रखते, क्योंकि यहाँ एक अलग वैक्सीन है और यहाँ पर साफ साफ सीधी सीधी बात है, यहाँ समझने की ज़रूरत, क्या यहाँ से जो दूसरी लकीर खींचने की ज़रूरत है उसमें आपको कौन कौन से दल दिखाई देते हैं? अब विपक्ष की बात कर रहे हैं। देखिए राजीव जी, मैं आज के चुनाव परिणाम से बड़े खुश हूं और मुझे बड़ी खुशी है कि इस प्रकार का रिजल्ट आया। कारण दो हैं। पहला कारण यह है कि मैं इस बात से ज़्यादा खुश हूं, तमिलनाडु के अंदर एक ऐसा व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है जो क्रिश्चियन है और जिसकी आबादी उसके प्रदेश के अंदर केवल 6% है। इसका माने जो ये कहा जाता है हिंदुस्तान के अंदर कि हिंदुत्व को क्रिश्चियनिटी से और इस्लाम से खतरा है, इसका माने तमिलनाडु के हिंदुओं ने भी भरपूर वोट विजय को दिए, नंबर 1। नंबर 2, इसका माने है कि तमिलनाडु का रिजल्ट डिसाइड किया है वहां के जनजी ने। इसका माने जनजी का उदय हो रहा है, देश के अंदर एक ऐसे
वर्ग का उदय हो रहा है जो एस्पिरेशनल है और चाहता है देश उन्नति करे। देखिए सीधी सी बात है, या तो इस चुनाव में बेईमानी हुई है या नहीं हुई है। अगर इस चुनाव में बेईमानी नहीं हुई है तब तो चलिए लोकतांत्रिक परंपरा में आपको चुनाव का रिजल्ट स्वीकार कर लेना चाहिए। हमको भी कहना चाहिए कि जो रिजल्ट आ गया ठीक है, ममता बनर्जी ने डिलीवर नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी आई है, 3,000 रुपए महीना वहां की महिलाओं को देगी, पटरी वालों को नहीं उखाड़ेगी, बुलडोजर से मकान नहीं तोड़ेगी, वहां पे विकास होगा, बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। अगर वहां पे बेईमानी हुई है, अगर वहां पे बेईमानी हुई, जो हमको लगता है बेईमानी हुई है, जब हिंदुस्तान का ज्यादातर वर्ग मानता है कि बेईमानी हुई है, अगर बेईमानी हुई है, अखिलेश यादव अभी शेरो शायरी कर रहे हैं, उसके बाद ममता बनर्जी की तरह वो भी स्ट्रांग रूम में नहीं जा पाएंगे, उनको भी नहीं घुसने दिया जाएगा, उनको भी इलेक्शन हराया जाएगा। जैसे असम में 22 के 22 कैंडिडेट मुसलमान कांग्रेस, ये कहा गया है कि हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हो गया, वही उत्तर प्रदेश के अंदर होगा। तो देखिए सीधी सी बात है, मैं इसलिए खुश हूं, एक तो जो तमिलनाडु के अंदर हुआ कि एक क्रिश्चियन जीता, इसका माने हिंदू मुसलमान नैरेटिव नहीं है, देश में रिलीजियस फीलिंग्स नहीं है, देश का जेंडी एस्पिरेशनल है, नंबर 1। नंबर 2, बंगाल के अंदर ममता बनर्जी और एक कम से कम मुझे एक रे ऑफ होप दिखाई पड़ रही है, जो पीछे से नारे लग रहे हैं और मैं उसे भविष्य देख रहा हूं राजनीति का बंगाल के अंदर। आपने सुना होगा जब ममता बनर्जी बोल रही है पीछे से नारे क्या लग रहे हैं, जय बंगाल। इसका मतलब यह है जो बंगाल को अभी तक ये आदत डलवाई गई थी, जय श्री राम कहो, जय श्री राम कहो, इसका मतलब यह है कि एक वर्ग है जो आज के तारीख में उसका मुकाबला करेगा और सड़क में नारे आपको सुनाई पड़ेंगे। तो ये देश के लिए खतरे की घंटी हो सकता है, लेकिन ये उस कन्फ्रंटेशन को दिखा रहा है जिसकी तरफ देश को नहीं बढ़ना चाहिए था। इसीलिए हमारे देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था, लोकतांत्रिक परंपरा, और हर आदमी को एक वोट का अधिकार दिया था। अच्छा, इसके बाद अगर ममता बनर्जी चुनाव हार जाती हैं, वो हार जाएंगी, बिल्कुल हार जाएंगी। हो सकता है 2-4 दिन में अरेस्ट भी हो जाएं, राहुल गांधी भी अरेस्ट हो जाएं, अखिलेश यादव तेजस्वी भी हो जाएं, ये अखिलेश यादव को भी ये होगा। लेकिन अब दूसरा टेस्टिंग पॉइंट जिससे मैं खुश हूं, क्योंकि हम लोग कह रहे थे ये आखिरी फोर्ट है, अगर ये फोर्ट रहा तो रहा, इसका मतलब यह है, वरना हम लोग अब विपक्ष से कोई उम्मीद न रखें। या तो उम्मीद रखें, या तो विपक्ष के ये नेता ये कहें कि हम सड़क पे उतर रहे हैं, अगर बेईमानी है तो, अगर इनके पास प्रूफ्स हैं तो, अगर इनको लगता है कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस को लाके वहां पे ये किया गया है, स्ट्रांग रूम के अंदर इस प्रकार का अन्याय हुआ है, और वहां पे जो फंडामेंटलिज्म और रिलीजियस नारे लगा के और जिस प्रकार की उत्तेजनात्मक बातें करके जो चुनाव आयोग की आचार संहिता बंधित हैं, उसके बावजूद अगर ये लोग सड़क पे नहीं उतरते, अगर इसके बावजूद ये लोग जेल जाने को तैयार नहीं है, अगर ये, तो हम लोग भी इनका विरोध करेंगे, इनका साथ नहीं देंगे, क्योंकि हमारी भी जिल्लत होती है, हमारे आपके कार्यक्रम को सुनने वालों को भी परेशानी होती है। हम केवल लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी कोई राजनीतिक अपेक्षा नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जिस प्रकार चुप होकर बैठ गए, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस प्रकार चुप होकर बैठ गए, अगर उसी प्रकार से ममता बनर्जी भी चुप बैठ जाती हैं, गांधीवादी अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन नहीं करती हैं, तो ये लोग इसी योग्य हैं और इन लोगों को राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हाँ, ये सड़क पे उतरेंगे मैं इस बात के लिए, लेकिन अहिंसात्मक गांधीवादी जो हमारे संविधान ने हमको प्रोवाइड किया, क्योंकि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बहुत ज्यादा मानते हैं, उनके संविधान के अनुसार काम करेंगे, संविधान के विरुद्ध काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई संवैधानिक संस्था संविधान को ताक पे रख के आगे बढ़ेगी तो हम उसका विरोध करेंगे। और मैं अपने को ऑफर करता हूं कि अगर ये नेता आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि ये अपने को हाउस अरेस्ट कराने और मैं लाठी खाऊं। मैं लाठी तब खाऊंगा जब ये लाठी खाएंगे और ये जेल जाएंगे। अगर ये जेल जाएंगे मैं भी जेल जाऊंगा, वरना मैं जेल नहीं जाऊंगा। 74 साल में मैं वेस्टर्न टॉयलेट का आदी हूं, मैं इंडियन टॉयलेट में बैठने का मेरे को कोई शौक नहीं है, ना मैं बैठ पाऊंगा। लेकिन अगर ये लोग आगे बढ़ेंगे, अगर लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे, अगर ममता बनर्जी आगे बढ़ेंगी, अगर वो सड़क पे उतरेंगी, चाहे उनके साथ 5 आदमी हो, उसके बाद चाहे उनकी हड्डी तोड़ी जाए, उसी तरह से वो कम्युनिस्टों का उन्होंने विरोध किया था। लेकिन अगर ममता बनर्जी ये नहीं करती अगले 1 हफ्ते के अंदर, अगर अखिलेश यादव नहीं करते, तो अखिलेश यादव जी याद रखिए, अगले इलेक्शन में 50 सीटें आप जीतेंगे, आपका सोपड़ा साफ हो जाएगा। आपका जैसे तेजस्वी यादव को निपटाया गया, उद्धव ठाकरे को निपटाया गया, जैसे इंडियन नेशनल का सबको लटका दिया जाएगा। आप लोग कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे और आप लोग हिस्ट्री में चले जाएंगे। मेरे को केवल 2 नेताओं से आज के तारीख में उम्मीद है, और एक नेता है तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर, और दूसरा है जो अब टीवीके बन रहा है। ये जेंजी जनरेशन है, ये एस्पिरेशनल जनरेशन को बांधन देती है, और इन्हीं से मुकाबला किया जा सकता है। वरना सोचिए, तमिलनाडु जैसी स्टेट में जहां डीएमके की सरकार थी, जहां भारतीय जनता पार्टी की सेंटर की सरकार थी, एआईडीएमके के साथ थी, वहां पे एक ऐसी पार्टी उभर गई
जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, जिसका एक सीट नहीं थी। इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि लड़ाई असंभव है। सारे दबावों के बावजूद, स्टेट मशीनरी, सेंट्रल मशीनरी के बावजूद, ऐसी या तो एस्पिरेशन आप अपने जगा सकें और जनता के साथ, आप बच्चों के साथ खड़े हो सकें, जनजी के साथ खड़े हो सकें, वरना सड़क पे आइए, लड़ाई लड़िए, लाठी खाइए, जेल जाइए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका साथ देने के लिए मैं कहता हूं हम तैयार नहीं हैं, मैं तैयार नहीं हूं। जी, मैं अभी आप बात कर रहे थे और साथ साथ मैं थोड़ा सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे देख रहा था, कुछ तस्वीरें बड़ी भयावह आ रही हैं। आप दो साथी हमारे वहाँ से पश्चिम बंगाल से हैं और टीएमसी के एजेंटों को धक्का मार के कैसे वहाँ से काउंटिंग सेंटर से बाहर निकाला जा रहा है। एजेंटों को जो ऑफिशियली टीएमसी के एजेंट हैं, जिनके पास वहाँ पास है, सब कुछ है, आइडेंटिटी कार्ड है उनको, और उसके अलावा कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जो बीजेपी वर्कर्स जो हैं वो मड फेंक रहे हैं, अंडे फेंक रहे हैं टीएमसी के वर्कर्स के ऊपर। अजीब हालत है। मतलब ये और ममता बनर्जी बाहर बैठी हुई हैं, उनको हराया जा रहा है। मतलब और सबसे बड़ी चीज़, सीआरपीएफ, पुलिस सब मुकदर्शक है, तमाशबीन है, सब देख रहे हैं। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर चौधरी, आपके पास आना चाहता हूं। उज्जवल जी, ज़रा ये तस्वीरें क्या और बढ़ती हुई दिखाई देंगी? क्या यहाँ पर ये एक रिवोल्ट भी अंदर अंदर यहाँ पे हम देखेंगे? क्या कुछ आपको लगता है, चूंकि आप वहाँ हैं? शाम 4 बजे आसनसोल का तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस जला दिया गया है और इसके बाद से लेकर अभी तक इसी कारण से स्लो काउंटिंग चल रहा था। इसी कारण से ही बढ़ोतरी पे या रुझान पे चेंजेस ज़्यादा नहीं दिखाए जा रहे थे। अभी ऑलमोस्ट 16-17 तो मुझे मालूम है, आई एम श्योर इससे ज़्यादा होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसी से इनके काउंटिंग एजेंट्स को छोटे छोटे कारणों से निकाल दिए गए हैं और 3-4 जगह में थे काउंटिंग एजेंट्स सामने बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब माहौल ऐसा बन गया है, चूंकि बीजेपी को जीतते हुए देख रहा है, तो बीजेपी के वर्कर जो साइलेंट थे कंपैरेटिवली, ऑल ऑफ अ सडन उसके अंदर 10x साहस आ गया है। तो ये जो आप बोल रहे हैं अंडा फेंक रहे हैं, ये सब मिट्टी के ढेले फेंक रहे हैं, ये कई जगहों में हो रहा है। आप समझ सकते हो, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अगर वो परमिशन होते हुए भी घुसने नहीं दे रहे हैं। आप पीछे देख रहे हैं, वहाँ बीजेपी एंड तृणमूल दोनों के कार्यकर्ता लोग हैं, स्लोगन्स दे रहे हैं। ये माहौल अगर भवानीपुर में हो सकता है, जो चीफ मिनिस्टर का अपना सीट है, अन्य जगहों में सोचिए क्या हालत होगी। और अब बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन वहाँ है या नहीं है इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि वहाँ सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स ही उनके तरीके से काम करेंगे। तो जहाँ इधर शांति से, वो मारेंगे नहीं, शांति से रहेंगे, अलाउ करेंगे बीजेपी के लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए और कुछ जगहों में झड़प करने के लिए। और इस वक्त तृणमूल का ऑब्वियसली एक बड़े तबके का हताश होना स्वाभाविक है, लेकिन जिन लोग डटे हुए हैं वो अब मार खा रहे हैं। इस मोमेंट में यही है। कम से कम 11-12 के, मैं आप बोलते बोलते भी चेक कर रहा था मोबाइल पे, 11-12 सीटों में यही हालत है। कुछ बंगाली चैनल में ये दिखाने भी लग गए हैं कि इस तरह का ये एक्शन हो रहा है। सो फील्ड में तो आएंगे। ममता का जो कैरेक्टर है, जो सर फुड़ाए थे वाम फ्रंट अमल में, वो तो फील्ड में तो आएंगे, यद्यपि उनका उम्र 70 साल से ज़्यादा है, फील्ड में वो आएंगे। एक देखने वाली बात है कि अभिषेक पिछले 5 घंटे से कहीं भी नहीं है, ना कोई वीडियो में है, ना कोई उनका कोई बाइट है, ना कोई ट्वीट है, कंप्लीटली साइलेंट है अभिषेक और उसके एकदम नज़दीक के जो 4-5 लोग हैं। बट नोइंग ममता, शी विल कंटिन्यू द फाइट, आई एम श्योर। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आपने बहुत अच्छा बोला, ये वैक्सीन अभी अगला, अब अखिलेश यादव इसका लक्ष्य होगा, तो ये बहुत ही आवश्यकता है जो आप लोगों ने ऑलरेडी लाया है कि चूंकि 20% के करीब वोट, 19-20% वोट कांग्रेस का भी देश में है, तो कांग्रेस के नेतृत्व में यूनाइटेड अपोजिशन होना एंड 1:1 कैंडिडेट होना, यही एकमात्र रास्ता है अगर डेमोक्रेसी को थोड़ी हद तक भी मतलब उसको रोकने के लिए, मतलब इस ढलान डेमोक्रेसी के डैमेज को अगर रोकना हो तो बट वो समय के साथ समझेंगे। मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मैं ममता जी को जानता हूँ, वो इसको सिटिंग डाउन एक्सेप्ट नहीं करेगी, चाहे वो कुछ भी हो जाए। आज के तारीख में भी अगर उसके दैहिक रूप पर उनका अत्याचार हो, इसका बंगाल में प्रभाव पड़ेगा।
लेकिन उज्जवल जी, मैं देख रहा हूँ तस्वीरें इतनी आ रही हैं और इतनी भयानक भयानक तस्वीरें आ रही हैं जो बीजेपी के बिल्कुल ये झंडा बैनर लिए हुए गुंडों की तरह कहीं आग लगा रहे हैं, कहीं तोड़ फोड़ कर रहे हैं। बहुत सारी तस्वीरें पटी पड़ी हैं सोशल मीडिया पे अलग अलग। ये भी एक तस्वीर नहीं कि एक तस्वीर एक ही जगह की तस्वीर दसियों जगह शेयर की गई हो, वो नहीं है। दसियों तरह की तस्वीरें अलग अलग जगहों की, चाहे वो आसनसोल हो या दूसरी जगह है हो, हर जगह की तस्वीरें देख रहा हूँ। बहुत ही मतलब ये भयावह है, दुखदाई है। भले वहाँ कोई जीते कोई हारे, ये अलग है। अमित शाह ने कहा था कि 6 महीने तक हम वहाँ रहेंगे, अगले 60 दिन तक, 6 महीने नहीं, अगले 2 महीने तक सीआरपीएफ के लोगों को रखेंगे, वहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं होगी, कोई हिंसा नहीं। लेकिन ये तो अभी पूरा रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ, उससे पहले ये स्थिति हो गई, ये हालात वहाँ हो गए हैं। बहुत भयावह है ये कुछ हद तक कुछ देखिए, तृणमूल संगठन वाम संगठन की तरह या भाजपा संगठन की तरह स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। वो एक पीछे में पार्टी कैडर जिस तरह से वाम संगठनों में होता है या आरएसएस कैडर जिस तरह से भाजपा संगठनों में होता है, उस तरह का नहीं है। तो अगर ये डर का माहौल फैलाया जाए अगले माने प्रथम 2-3 दिनों में, आज कल परसों में ही आधे तृणमूल वर्कर्स वहीं पे साइलेंट हो जाएंगे। बहुत लोग नीचे तबके का, जिसमें तृणमूल के एक सेगमेंट लुम्पेनाइजेशन है ही, ये हम मतलब हर जगह में ये सच्चाई है, एक सेक्शन में लुम्पेनाइजेशन, सिंडिकेट कल्चर, ये सब है ही। तो इनमें बहुत लोग ही टर्न अराउंड हो जाएंगे। वैसे भी ये लोग बहुत लोग सीपीएम के नीचे तबके के लोग थे पहले, अब वो टर्न अराउंड होकर बीजेपी की तरफ चले जाएंगे। तो भाजपा का पहला लक्ष्य होगा कि जहां तक संभव है तृणमूल को तितर बितर कर देना। तितर बितर का एक कदम, जो चीज के हराए हैं वो तो एक ही है, लेकिन अगला कदम होगा उनको डर के माहौल में लाना और उनके अंदर छुपने के लिए बहुत, क्योंकि तृणमूल के छुपाने के मतलब नीचे लेवल, मिडिल लेवल, नीचे लेवल के लोगों के छुपाने की बहुत सारी चीजें हैं। देयर आर स्केलेटन्स इन देयर कपबोर्ड, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। दे आर नॉट जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं धुआं तुलसी पाता, दे आर नॉट धुआं तुलसी पाता। तो इसलिए वहाँ पे वो लोग अपने को छुपाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग पाला बदल कर लेंगे, इस तरफ आ जाएंगे। ये ही उनका भी लक्ष्य है, शांति रखना। वैसे शुभेंदु ने 2 बार बोला है कि हम चाहेंगे कि कोई वायलेंस ना हो, वो तो एक मीडिया बाइट है। लेकिन जो आप बोल रहे हैं ये सिर्फ शुरुआत है। कल, आज आधी रात से और कल बहुत ज़्यादा होगा, इसका बहुत ज़्यादा होगा, जिससे कि पार्टी टूट जाए, तितर बितर हो जाए। ममता का फाइटिंग स्पिरिट बीजेपी अच्छी तरह जानता है, तो जानती है वो बीजेपी पार्टी। तो इसलिए ये भी एक ज़रूरी है, जितना उसका नीचे खाली हो जाएगा ममता का, उतना सुविधा होगा। बहुत सारे विनिंग कैंडिडेट्स या जो अभी भी फाइट के अंदर है, उन कैंडिडेट्स के साथ सेकंड चैनल बीजेपी ने शुरू कर दिया है कनेक्ट करना। जावेद खान का तो मैंने पहले बताया ही था, उसको स्पेसिफिकली मैं जानता हूँ। 40,000 से ज़्यादा वोटों से जीता है तृणमूल की तरफ से, बंगाल, दिल्ली से, कलकत्ता से। और उनको मैंने, जबकि वो एक मुसलमान कम्युनिटी के बड़ा लीडर है, उनको भी तक भी फोन चला गया है। सो देयरफॉर देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप वैक्सीन स्ट्रक्चरली क्या कहते हैं, लीगल स्ट्रक्चरली जो देखें, अब आप देखेंगे पॉलिटिकल लेवल पे एक और वैक्सीन काम करेगा, जिसका मूल लक्ष्य होगा, ममता को तो रोक नहीं सकते, उसके दल को जहां तक संभव है तितर बितर कर दीजिए, विनिंग कैंडिडेट्स को भी लेते हुए और बाकी लोगों का भी। अब आगे देखिए, उन्हें मालूम है ममता जुड़ जाएगी इसके साथ, राहुल गांधी के साथ, उन्हें मालूम है, और वो एक पोटेंट फोर्स बनेगी। उस फोर्स को जहां तक वीक किया जाए बंगाल में, वो एक उनका लक्ष्य होगा। जी 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 प्रशांत जी आप कैसे देखते हैं? और यहाँ से एक दूसरी तस्वीर नजर आती है आपको? जी बिल्कुल, ये दूसरी तस्वीर बहुत उम्मीद भरी तस्वीर है और भयानक है, और इसमें इसी में से कुछ निकलेगा रास्ता। देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, डीबी लाइव भी हम लोग इसकी महाराष्ट्र में चर्चा की, हमने हरियाणा में चर्चा की, हमने बिहार में चर्चा की, और क्योंकि हम इन जगहों पर गए थे, लोगों से बात की थी, हजारों सैकड़ों लोगों से बात की थी, और तब हमने इसको स्वीकार नहीं किया था। बहुत सारे लोग, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, ज्ञानी जो है, सेफोलॉजिस्ट और किस किस नाम से जाने जाते हैं लोग, बाद में नतीजे आने के बाद कहते हैं कि हम जनता का मूड नहीं पढ़ पाए। अभी बंगाल के मामले में भी जो लोग कह रहे थे कि ये होगा, तृणमूल जीतेगी और 200 सीटें आएंगी, वो भी ये कल तक आ जाएगा कि हम बंगाल के लोग का मूड नहीं पढ़ पाए।
यही लोग असल में क्या है कि एक एक गलत रॉन्ग डूइंग को, एक क्राइम को लेजिटिमाइज करने का काम करते हैं। हम वो नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये रिजल्ट, और मैं भी आपको कह दूं कि ममता बनर्जी को हराने की स्क्रिप्ट ज्ञानेश कुमार के पास है। जो गौरव गोगोई के साथ हुआ है, जो स्टालिन के साथ हुआ है, वो ममता बनर्जी के साथ भी होगा। आप वेट कर रहे हैं 20 राउंड पूरे होने के, अभी 14, 15 राउंड, 16 राउंड हुए हैं। आप वेट कर रहे हैं 4 राउंड और, वही होना है। स्क्रिप्ट उनको वही दिया गया है। बिल्कुल। देखिए, यहाँ से उम्मीद की किरण क्या निकलती है? उम्मीद की किरण ये निकलती है कि अब पहली बात की जो एक चर्चा होती थी कि विपक्ष सामूहिक तौर पे चुनाव प्रक्रिया से बाहर आए, ममता उसमें एक बड़ा जिसको कहें कि रोड़ा थी, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि वो निकाल लेंगी। अब कम से कम विपक्ष के पास ये ममता का एक साथ आ गया है और विपक्ष को अब एक बड़े आंदोलन की तैयारी करनी चाहिए संविधान और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। और इसमें ज्यादा बड़ा संकट सुप्रीम कोर्ट है, चुनाव आयोग नहीं है। ये जून में जब SIR आया था, तभी हम लोग, तब से हम कह रहे थे 26 जून को या 25 जून को रात में 8, साढ़े 8 बजे आया था, और तभी से लग गया था कि ये बहुत ही डिजाइन है भारत की डेमोक्रेसी को, संवैधानिक डेमोक्रेसी को सिलसिलेवार खत्म करने का। और वो पूरा उसका एक फ्रेमवर्क है, उसमें लीगल बातें भी हैं, पॉलिटिकल भी है, टेक्नोलॉजी भी शामिल है, सब कुछ है उसमें। और उसमें ममता बनर्जी खुद भी अपीयर हुई। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट अभी तक उस मूल सवाल पे कि SIR लीगल है कि नहीं लीगल है, उसमें सेमिनार कर रहा है वो। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट मीडिया इन सब को जवाब, संविधान के प्रति जो है वो जवाबदेह नहीं बनेंगे, तब तक ये संकट लोकतंत्र में बना रहेगा। अब सवाल ये कि अपोजिशन पार्टीज, सिविल सोसाइटी, जनता, ये सब जो संविधान के पक्ष के लोग हैं, वो क्या करें? उनको साथ में एक अलायंस बनाना चाहिए और तब ये बच पाएगा। वरना ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अभी आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट 5-6 महीना, 7 महीना इस पे बहस करता रहेगा। अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल वहाँ जाते रहेंगे, प्रशांत भूषण, लंबी लंबी तकरीरें होती रहेंगी और फैसला नहीं आएगा। ये स्ट्रेटजी है कि इसको लटका के रखो, बीजेपी को अपना काम करने दो। पश्चिम बंगाल की स्थिति कल सुबह तक मुझको लगता है कि बहुत ही चिंताजनक होगी। जी राजीव जी बिल्कुल, और वो चिंताजनक दिखाई दे रही है। जल्दी से प्रफुल्ल जी, एक छोटा सा कमेंट। मैं तो ये कह रहा हूं कि पिछले दिनों जो लगातार चर्चा हो रही थी, उसमें मैंने कई बार कहा कि ये जो सेंट्रल फोर्सेज आए हैं, ये चुनाव के लिए नहीं आए हैं, ये मतगणना के बाद की उपयोगी स्थिति का मुकाबला करने के लिए आए हैं। और ये तो देखिए, अब सिविल सोसाइटी की बात कर रहे हैं हम, प्रशांत सर, बात बहुत अच्छी है, लेकिन अभी ये पार्टी नेशन हो गया है, पार्टी सोसाइटी में हम तब्दील हो गए। वहाँ सिविल के लिए कोई जगह नहीं है, वहाँ पर संगठित और उसी तरह की चीजें हैं। उज्जवल जी ने कुछ पुरानी हिंसा की चर्चा की है, अभी जो दृश्य देख रहे हैं उसकी भी चर्चा की है। ममता बनर्जी निश्चित रूप से फाइटिंग थी, वो तब फाइटिंग और अटैकिंग लीडर थी जब इन्वायरमेंट डेमोक्रेटिक था और उनकी उम्र भी थी। अभी इन्वायरमेंट डेमोक्रेटिक नहीं है और अनडेमोक्रेटिक और तानाशाही के साथ फाइट करने का दूसरा अनुभव होता है। और खुद जब ममता बनर्जी सत्ता में आई थी तो कितने दिनों तक संघर्ष चला था और कितने जगह तोड़फोड़ और कितनी हिंसा हुई थी उनकी जीत के बाद, ये भी बंगाल के लोगों को याद है। और आज जो घटनाएं घट रही है उसको भी याद है। मैंने उस समय पूछा था कई कॉमरेड से कि इतनी आप पर इतना अत्याचार हो रहा है, इतने दिन से संगठित थे, जनता आपके साथ क्यों नहीं आ रहे कम से कम आपके ऊपर होने वाले अत्याचार का विरोध करने? तो जानते हैं जवाब क्या मिला था? मिला ये था कि उन्हीं की पिटाई हो रही है जो शासन के रहते हुए गैर वाजिब तरीके से अपने लिए माल बना रहे थे। और यही बात जब ये लोग जो चोट खाएंगे उनके पास, तो कौन लोग जाएंगे? जो हर पार्टी में कुछ लोग अवहेलित लोग होते हैं, वे अवहेलित लोग ठीक ही कह रहे थे, ये बिखर जाएंगे। लेकिन ये कोई सुखद स्थिति नहीं है।
क्योंकि मामला इसके आगे भी जा सकता है। मामला ममता बनर्जी तक नहीं रुकेगा। प्रशांत सर ठीक कह रहे थे कि हमें 1-2 दिन इंतजार करना चाहिए, इसके बाद की कौन सी सिविल सिचुएशन क्रिएट होती है, नागरिक स्थिति क्या बनती है और किस प्रकार के निर्दोषों को किस तरह से लपेटे में लिया जाता है, ये अभी देखने की जरूरत है। ये मैं कहना चाहता था सर, इसके लिए मैं जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जरा जल्दी से सुनील शुक्ला जी क्लोज करते हैं जल्दी से, समय भी हो गया। सुनील शुक्ला जी, ओवरऑल ममता बनर्जी अब यहाँ से जा चुकी हैं, तस्वीरें देख रहा हूँ तो दिल दहल जा रहा है। कोई एजेंट अंदर से बाहर निकल रहा है, पीटा जा रहा है, बाहर बैठकर लोग चाहे वो मिट्टी के गोले मारे, चाहे अंडे फेंके, और उसके अलावा कपड़े फाड़ रहे हैं, और टीएमसी के वर्कर्स के साथ बहुत ज़्यादा यहाँ तमाम तस्वीरें मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, तस्वीरें जो हैं वो तैर रही हैं। उन तस्वीरों को, चूँकि वो तस्वीरें विभत्स हैं, दिखा नहीं सकता यहाँ पर वैसी तस्वीरें, लेकिन वो तस्वीरें जो हैं वो डरावनी तस्वीरें हैं। आप लोग भी देख सकते हैं सोशल मीडिया पे ऐसी तस्वीरें सब हैं, लेकिन महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ज़रा आपके ज़रिए समझना चाहता हूँ सुनील शुक्ला जी, क्या यही तस्वीर अभी आगे और दिखाई देंगी, और अगर ऐसा है तो फिर क्या किया जाए, क्या कहा जाए लोकतंत्र के लिए? 2011 में सत्ता परिवर्तन के बाद जो पश्चिम बंगाल में हुआ था, अगर आप उन तस्वीरों को आर्काइव से निकाल कर देख लेंगे तो इन तस्वीरों को बहुत आपको आश्चर्य नहीं होगा। वामपंथी कार्यालयों को, वामपंथी कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को छिन्न भिन्न करने के लिए ममता बनर्जी की सरकार ने क्या क्या नहीं किया था, ये सबके सामने है। पंचायतों के चुनाव में भी किस किस तरह के गतिविधियां हुई, ये सबके सामने है। आप कह रहे हैं कि जो मतगणना केंद्र के भीतर एजेंट है, अरे जब आज ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, उनको मतगणना केंद्र के भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है, वो उम्मीदवार भी हैं। वो आरोप लगा रही है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने उनके साथ मारपीट की है, उनको धक्का दिया। तो पोलिंग एजेंट किस खेत के मूली है, उनको कौन पूछ रहा? अगर इस पूरा का पूरा तंत्र ही नियंत्रित है तो फिर इन सवालों का कोई माने थोड़े है। अगर आप प्रायोजित तरीके से कुछ भी कर सकते हैं, पूरे के पूरे चुनाव का अपहरण कर सकते हैं, तो इस तरह की अगर हिंसा हो और आप चुप हैं, 2.5 लाख सुरक्षा कर्मियों को तो इसीलिए लाया गया था ना। ये जो बात कही जाती है जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नारा लगाती रही है, हिंसा की राजनीति हो रही है पश्चिम बंगाल में, इसको हम खत्म करेंगे। पहले दिन लग गया कि आप क्या करेंगे वहां? निश्चित रूप से ममता बनर्जी के संघर्षशीलता से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जो बात प्रफुल्ल जी ने कही कि वह डेमोक्रेटिक माहौल नहीं रह गया। ममता बनर्जी ने जो संघर्ष वामपंथियों के खिलाफ कर लिया, आज भारतीय जनता पार्टी इस तरह के संघर्ष की इजाजत नहीं देती किसी को, किसी राज्य में नहीं होने पा रहा। अब तो यह होगा कि सत्ता के बल पर अगर चुनाव जीता जा सकता है, सत्ता के बल पर चुनाव का प्रबंधन किया जा सकता है, तो सत्ता के बल पर पार्टी रहेगी कि नहीं रहेगी, वह एकजुट बनी रहेगी कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में, किसी भी जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती। हर राज्य में उसने पार्टियों को तोड़ा है, निष्क्रिय कर दिया है। और आने वाले दिनों में तृणमूल कांग्रेस के साथ क्या होगा, क्योंकि सब कुछ सत्ता के बल पे हो रहा है। कोई राजनीतिक चुनौती तो दे नहीं जा रही है ममता बनर्जी को या किसी को भी। ताकत के बल पर पूरा का पूरा इस चुनाव को लड़ा गया है, और जो परिणाम आपके सामने आ रहे हैं जी। अगर राजनीतिक तरीके से आप लड़िए, फिर राजनीतिक तरीके से कोई मुकाबला करेगा। कहीं से भी एक सामान्य स्थिति आपको दिखाई पड़ती है, पूरी तरह से तंत्र का दुरुपयोग दिखाई पड़ेगा। और पहले समय से ही निर्वाचन आयोग पर नियंत्रण से लेकर के और मतगणना की स्थिति तक, भाई एक उम्मीदवार को आप मतगणना केंद्र पर क्यों नहीं जाने देंगे? आप अकेले उनको जाने दीजिए, मत उनके साथ दो भीड़ की जाने दीजिए, लेकिन आप जाने नहीं देंगे। क्यों जाने देंगे? कौन सी व्यवस्था फैल जाएगी जब भीतर सुरक्षा कर्मी है तो? लेकिन है जिस तरह के सभी तरह के निर्णय लागू किए जा रहे हैं, इसको भी लागू किया जा रहा है। तो अगर सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक और ये राजनीतिक लड़ाई है, इस लड़ाई को तो आपको लड़ना पड़ेगा हर दशा में। अगर आप ये चाहते हैं कि एक
ऐसी स्थितियां बनी रहे जिसमें आप अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए, अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए अवसर तलाशते रहे। ये विपक्ष के राजनीतिक दलों के ऊपर निर्भर करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लोजिंग जल्दी से अमलेंदु जी, एक छोटा कमेंट, क्लोजिंग बस। बिल्कुल राजीव जी, अब देखना होगा कि कल से क्या परिस्थितियां बनती हैं, और जैसा कि हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी कि कल के बाद हम लोग चर्चा क्या करेंगे कि देश की राजनीति पर इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का क्या असर पड़ेगा। तो अब राजीव जी यही चर्चा करनी है कि 2029 की जो पटकथा लिखी जा रही है, उस पटकथा में किसकी क्या भूमिका होगी। दूसरा राजीव जी, अगला नंबर जो कहा जा रहा है कि वो उत्तर प्रदेश का है, अखिलेश यादव को सतर्क हो जाना चाहिए, तो कोई सतर्क होने वाला नहीं है। सब शेरो शायरी करते रहेंगे ट्विटर पे राजीव जी, और हम लगातार ये देख रहे हैं। और तमाम राजनीतिक दलों के जो नेताओं के इर्द गिर्द जो सब लोग जमा होते हैं राजीव जी, उनसे तय होती है कि आपकी पार्टी क्या करेगी, आगे चलकर क्या होगा। तो हम देख रहे हैं राजीव जी, ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम दलों में सब यही शेरो शायरी करने वाले, और फिर शेरो शायरी की एक भूमिका है, निश्चित तौर से शेरो शायरी की भूमिका है, लेकिन वो शेरो शायरी की भूमिका राजीव जी